Hello everyone, in this particular video we are going to discuss non-inertial frames. Actually non-inertial frame होती क्या है और non-inertial frame के क्वेश्चंस को डिस्कस कैसे करते हैं या सोल्व कैसे करते हैं। अच्छा, जनरली जैसे मैं फर्स्ट और सेकंड वीडियो को देख रहा था तो बच्चों को कंफ्यूजन था, सर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी बता दो, सर कोरियोलिस फोर्स बता दो। एक दो बच्चों ने डायरेक्शंस वगैरह भी पूछी थी उसमें। मैं आपको एक चीज बता दूं, सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स या एक्सेलरेशन, फोर्स से एक्सेलरेशन आएगा, ये दोनों नॉन इनर्शियल फ्रेम के फंडे हैं। जब आप नॉन इनर्शियल, एक्चुअली दो टाइप की नॉन इनर्शियल फ्रेम है। एक तो एक ऐसी फ्रेम जो इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है किसी एक्सेलरेशन से, जैसे आपके प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में जो ट्रेन का प्लेटफॉर्म है, ट्रेन के प्लेटफॉर्म के रेस्पेक्ट में ट्रेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है किसी एक्सेलरेशन से, मैग्नीट्यूड से, तो प्लेटफॉर्म इनर्शियल फ्रेम है और जो वो ट्रेन उससे एक्सेलरेट कर रही है उसके रेस्पेक्ट में वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। एक तो वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, एक तो उसके क्वेश्चंस को कैसे डिस्कस करते हैं। दूसरा जो बहुत एक इंपॉर्टेंट आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम होती है वो रोटेटिंग फ्रेम होती है। और मेरे को इसमें आइडिया है कि आप में से 90% बस इसी को डील नहीं कर पाते। किसको? जब रोटेटिंग नॉन इनर्शियल फ्रेम होती हैं तो कैसे डिस्कस करते हैं। और मैं तुम्हें एक चीज बता दूं, जब रोटेटिंग फ्रेम होती है तभी आता है सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी और कोरियोलिस फोर्स भी। तो रोटेटिंग फ्रेम्स, पहली बात तो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, और नॉन इनर्शियल फ्रेम है तो इनमें फोर्स कौन सा, सेंट्रीफ्यूगल कब आता है, कोरियोलिस कब आता है। तो बच्चे कुछ जनरली कंफ्यूज होते हैं, सर सेंट्रीफ्यूगल आएगा तो कोरियोलिस भी आएगा? नहीं, जरूरी नहीं है। बच्चे कह रहे सर तो कब कौन सा आएगा, सर कब कोरियोलिस आएगा कब नहीं आएगा। एग्जैक्टली बिल्कुल प्रिसाइज एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, बस मेरे साथ रहो कुछ देर और। उसके अलावा अब जैसे एक बड़ा कंफ्यूजन आता है घूम फिर के, बच्चे जनरली जिसका दिमाग चलेगा उसको तो आएगा ही, कि सर अगर रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो सर आप अर्थ को इनर्शियल कैसे बोलते हो? फिर तो अर्थ भी नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बिल्कुल बिल्कुल, अगर अर्थ तुम प्रिसाइजली देखोगे तो अर्थ आपकी कैसी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल है, बट उसकी नॉन इनर्शियलिटी बहुत कम है। अब बच्चे ने कहा सर नॉन इनर्शियलिटी कम कैसे है सर? ये सब देखो बाद में आपके पास आपको बता पाऊंगा, इसके लिए आपका दिमाग चलना चाहिए। मैं आपको एक दो चीजें और बताऊंगा आज फैक्ट, कि इस पर्टिकुलर वीडियो में नॉन इनर्शियलिटी तो बताऊंगा ये अर्थ की क्यों है और कैसे है। इसके अलावा भी मुझे आपको एक दो फैक्ट और बताने वाला हूं। अगर तुम इतना समझ जाओगे कि अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है और तुम्हें इतना समझ आ जाएगा क्यों है, क्योंकि रोटेटिंग फ्रेम है, और रोटेटिंग फ्रेम पे अगर कोरियोलिस फोर्स आता है तो उससे ही आपके साइक्लोन्स बनते हैं अर्थ पे। नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, साउदर्न हेमिस्फीयर में क्लॉकवाइज जो साइक्लोन्स बनते हैं, क्योंकि एयर एक नॉन इनर्शियल रोटेटिंग फ्रेम पे क्या करती है, एक डायरेक्शन में जब ट्रेवल करती है तो डिफ्लेक्ट हो जाती है कोरियोलिस फोर्स की वजह से, तो ये साइक्लोन्स क्यों बनते हैं। इसके अलावा अर्थ की नॉन इनर्शियलिटी की वजह से ही आपका जो ट्रू वेट होता है वो कभी मेजर नहीं होता, ना ही तो आपकी वेइंग मशीन पे और ना ही आप किसी अगर स्ट्रिंग से किसी मास को लटका दे तब। ट्रू वेट सिर्फ आपका कहां पे आता है? पोल्स पे आता है। आपका ट्रू वेट नहीं आता है। क्यों नहीं आता है ये सब मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा एंड में, हल्का बहुत, आपके बहुत ज्यादा काम का नहीं है नॉन इनर्शियलिटी वगैरह, लेकिन ये कि डाउट वाजिब सा है कि अगर रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल है तो अर्थ नॉन इनर्शियल है, और जब अगर अर्थ नॉन इनर्शियल है तो फिर सारे फंडे सर आप इनर्शियल के पढ़ाते हो। बहुत कम नॉन इनर्शियलिटी है अर्थ के अंदर, ठीक है। अच्छा, लास्ट में जाते जाते मैं आपको क्या बता दूंगा, एक आपको छोटा सा पॉइंट और बता दूंगा किसका, दैट इज ऑफ द रिलेटिविटी। ओके, आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग साउंड होगा, एक्चुअली इंटरेस्टिंग क्या, आप तो चौंक जाएंगे उसको देख के कि ऐसा भी हो सकता है क्या, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक दो बच्चे, जैसे मैं कमेंट्स पढ़ रहा था तो बच्चे कमेंट आया हुआ था, सर मैं सिविल का हूं बट मेरे को वीडियो अच्छा लगा। मेरे भाई, सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग छोड़िए, आप कोई भी इंजीनियर हो, कोई भी 11th क्लास का स्टूडेंट हो, वो इसे पढ़ सकता है। ये बहुत ही जनरल फिजिक्स है, बहुत ही बेसिक फिजिक्स है, मतलब समझ लीजिए फिजिक्स की स्टार्टिंग है, मैकेनिक्स पार्ट बहुत सिंपल सा पार्ट है, कोई भी पढ़ सकता है इसमें कोई बीएससी वाला पढ़ सकता है, एमएससी वाला पढ़ सकता है, आप पढ़ के अपने छोटे बहन भाइयों को पढ़ा सकते हो। इसमें कोई ऐसे रॉकेट साइंस नहीं, आईआईटी जेई वाला पढ़ ले इसे, कोई भी पढ़ सकता है। गेट वाले, मैकेनिकल सिविल वाले तो स्पेशली पढ़ ही सकते हैं इसे। बाकी मैं वो एक चीज बताऊं, मेरे खुद का एक कॉलेज फ्रेंड है जय सिंह, इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा है वो, और अब तो इवन उसे आपके पास इंडस्ट्री फील्ड में काम करते हुए काफी साल हो गए। 8-9 साल के बाद भी उसने फर्स्ट वीडियो में एक बहुत इंपॉर्टेंट डाउट पूछा था, बहुत ही बढ़िया डाउट था, वो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। समझ रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक्स का बंदा वो पढ़ पा रहा है। तो सिंपल फिजिक्स है यार, कोई भी पढ़ ले इसे, कोई ऐसा नहीं है। आप शेयर करिए इसे अगर आपको लगता है तो वर्थ,
ठीक है, और आपके पास इसमें बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे। ये तो जो मैं वीडियो बनाने वाला हूं, इस वीडियो में मोस्टली आप यकीन मानो, जो पहले वाली वीडियो तो उसको बच्चों को थोड़ा बहुत आइडिया होता है, इसका वीडियो आपको होगा नहीं बहुत सारा। इसमें टोटल आप बहुत कुछ गेन करने वाले हो। थोड़ा ध्यान से रखना, थोड़ा पेशेंस से रखना, बहुत कुछ सीखोगे, लेकिन थोड़ी चीजें इसमें टिपिकल हैं यार, बहुत ज्यादा आसान नहीं चलेंगे इसके अंदर चीजें। आओ जरा मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम बता देता हूं आपको। नॉन इनर्शियल आपके पास, अगर मैं बात करूं नॉन इनर्शियल फ्रेम की, नॉन इनर्शियल में एक तो सिंपली मैंने कहा कि एक तो किसी डायरेक्शन में एक पर्टिकुलर में एक्सेलरेटेड हो। एक्सेलरेटेड किसके एक्सेलरेटेड हो बेटा? ये आपके पास एक्सेलरेटेड विद रिस्पेक्ट टू आपके पास क्या है? एक इनर्शियल फ्रेम। अब बच्चे कह रहे सर किस तरह का? इस तरह है बेटा कि जैसे ये आपका क्या है? प्लेटफॉर्म है, और ये आपकी क्या है? आपके पास ट्रेन, और ये ट्रेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन से ए नोट से एक्सेलरेटेड है। अर्थ के रेस्पेक्ट में प्लेटफॉर्म क्या है? रेस्ट में है, तो ये इनर्शियल फ्रेम है बेटा। अर्थ को आप इनर्शियल फ्रेम ही लेंगे जब तक मैं एंड में पढ़ा ना दूं, अदरवाइज हमेशा इनर्शियल फ्रेम है। वो तो कुछ ज्यादा ही कोर फिजिक्स में ले जा रहा हूं मतलब आपको, अदरवाइज आपको तो ये सब बातें सुनने को भी नहीं मिलती जनरली। तो ये इनर्शियल फ्रेम है, प्लेटफॉर्म, इसके रेस्पेक्ट में एक्सेलरेटेड है। ये नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम की फिजिक्स, जैसे आप न्यूटन के, जैसे आप अर्थ पे जो भी कुछ देखते हैं, जैसे ये मार्कर मैंने उठाया, छोड़ दिया, ये नीचे गिर गया, मैं चलने लगा, मैं उठा, मैं बैठा, एक एप्पल टूट के नीचे गिरा, या आपने किसी पत्थर फेंक के मारा, कोलिजन हुआ, ये सब आप न्यूटोनियन मैकेनिक्स एक्सप्लेन करते हैं। और वो मैकेनिक्स किसके लिए है? इनर्शियल फ्रेम के लिए। नॉन इनर्शियल फ्रेम में अगर आपने उसी तरीके से फंडे लगाने की कोशिश की, आप गलत हो जाएंगे। मैं आपको प्रूफ कर दूंगा अभी, लेकिन अभी सुन लो इस तरह की फ्रेम को। तो ये जो ट्रेन होगी या ये जो गाड़ी है, ये जो आपकी फ्रेम होगी, अगर ट्रेन के रेस्पेक्ट में कुछ देखने लगोगे तो ये ट्रेन नॉन इनर्शियल फ्रेम है। इसके अलावा जो एक वंडरफुल आपकी नॉन इनर्शियल फ्रेम है, वो है बेटा रोटेटिंग बॉडीज, रोटेटिंग फ्रेम्स। बच्चन का सर कैसे रोटेटिंग फ्रेम्स? बेटा पूरे डिटेल में डिस्कस कराऊंगा। जैसे मान लो एक डिस्क है, और ये डिस्क आपके पास, और ये डिस्क अगर मान लीजिए इस पर्टिकुलर एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रही है, तो ये जैसे ये जो डिस्क है रोटेट करेगी। इसके ऊपर अगर कुछ है, इसके ऊपर अगर कोई पार्टिकल स्टोन है, कुछ है, तो जब उसका मोशन, एक तो अर्थ के रिस्पेक्ट में देख सकते हो, एक इसके ऊपर बैठ के देखना पड़ेगा। ऊपर बैठ के देखने का फंडा बेटा ये है कि आप इसे कहीं, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस के अबाउट क्या कर रही है? ये वाला जेड एक्सिस है बेटा, जेड एक्सिस के अबाउट ये क्या कर रही है? रोटेट। और इसके ये जो रोटेटिंग फ्रेम है, इसके एक्स और वाई एक्सिस भले ही रहे 90 डिग्री पे हमेशा एक दूसरे के साथ, लेकिन ये रोटेट करते रहेंगे, रोटेट करते रहेंगे, मतलब ये आपके पास इस तरह घूमते रहेंगे। तो ये जो फ्रेम है, अब अगर इसके ऊपर एक मैंने क्या रख दिया? आपके पास एक ब्लॉक रख दिया। अब अगर इसका मोशन पढ़ोगे तुम, इस ब्लॉक का सेम मास m है, अगर रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में आप इसे पढ़ोगे, तो पहली बात तो रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम है। और जो आप यूजुअली जो न्यूटन के फंडे जिस तरह से आप लगाते हो, जैसे फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ, कि फोर्स जीरो है तो एक्सेलरेशन जीरो होगा, दूसरा फोर्स नॉन जीरो तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो, या एक्सेलरेशन तभी नॉन जीरो होगा जब नेट फोर्स नॉन जीरो होगा, इस तरह की फील्ड से आप इसके ऊपर फंडे नहीं लगा पाएंगे। किसके ऊपर? इस मास के ऊपर। दूसरा, अगर इस ट्रेन के अंदर एक मास है, तो इस मास पे भी आप उसी फील्ड से, जैसे आप न्यूटन के फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ लगाते हो कि फोर्स जीरो तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन नॉन जीरो तभी होगा जब फोर्स नॉन जीरो, या फोर्स नॉन जीरो तो एक्सेलरेशन नॉन जीरो हो जाएगा, उस फील्ड से आप फंडों को नहीं लगा पाओगे ना। तो बच्चन का सर ऐसा क्यों नहीं कर पाते? मैं आपको एग्जांपल मस्त दूंगा आपके सामने, तुम देखना समझ आ जाएगा। तो बच्चन का सर फिर मतलब कैसे डील करते हैं? बेटा सूडो फोर्स लगाते हैं। बच्चन का सर सूडो फोर्स क्यों लगाना पड़ता? आओ फील दिलाते हैं, तभी सूडो फोर्स लगाएंगे। बात की बातें बात की है। देखो, सबसे पहले मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड फ्रेम ले रहा हूं, ठीक है? बाद में तुम्हें फिजिक्स के फंडे दिखाता हूं। ये तो फिर भी चलो आता होगा आपको, जनता को, लेकिन रोटेटिंग फ्रेम में तो वैसे ही फैल जाते हैं जनता। तो देखो इसके अंदर ध्यान से देखना कैसे क्या होगा। जैसे मैं आपको एक बहुत, वो मैंने लास्ट टाइम भी ये एग्जांपल लिया था, मेरे दोस्त ने डाउट भी पूछा है, मैं आपको बताता हूं। वो ये जैसे एक आपके पास क्या है, कुछ भी यार, कोई गाड़ी वाड़ी लगा लो, अब ये ग्राउंड के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन ए नॉट है, इसका एक ये इसका प्लेटफॉर्म बेटा इसी से फिक्स्ड है, ये नीचे वाले से, ठीक है? इसके ऊपर एक ब्लॉक रखा है, ये वाला, ये एक ब्लॉक रखा है। मैं तुम्हें एक पॉइंट बता देता हूं, अगर इसका एक्सेलरेशन थोड़ा ज्यादा हुआ, देखो मैं और फंडे बताता हूं, अगर इसका एक्सेलरेशन ए नोट ये कम हुआ, तब तो ये जो मास होगा m, ये इस आपके, जैसे ये आप इसे कोई कार्ट बोल दीजिए, या आपके पास कार बोल दीजिए, कुछ भी बोलना है,
ये कार, अगर ये ए नोट एक्सेलरेशन थोड़ा कम होगा तो ये एम बिल्कुल यहां से स्लिप ही नहीं करेगा, इसके साथ साथ ही आगे चलता रहेगा। और तुम एक चीज और बताऊं, तो बच्चे ने, अगर तुम देखो, अगर तुम इसके रेस्पेक्ट में देखते हो, किसके रेस्पेक्ट में, कार के रेस्पेक्ट में, तब तो तुम्हें नॉन इनर्शियल फ्रेम है। लेकिन अगर मैं किसके रेस्पेक्ट में देखूं, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखूं, तब तो बेटा आपके पास क्या है, ये इनर्शियल फ्रेम है। अब ध्यान सुनना, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम मास में ए नॉट एक्सेलरेशन है फॉरवर्ड में। मैं तो एक बात जानता हूं, जब मैं स्मॉल एम मास की बात कर रहा हूं तो मेरा सिस्टम सिर्फ स्मॉल एम है, और अगर ये मेरा सिस्टम है और ये एक्सेलरेट हुआ है ग्राउंड के रेस्पेक्ट में, मतलब इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो इसका मतलब सीधा है मेरे सिस्टम पे फोर्स लगना चाहिए। तो बच्चन का सर इस पे कौन सा फोर्स है, ध्यान से देखो बेटा, इस पे फ्रिक्शन फोर्स है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। कौन सा फोर्स आएगा, स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आएगा एक्चुअली। और मेरे एक फ्रेंड ने डाउट पूछा था यही वाला जो मैं बता रहा था। मैंने फर्स्ट वीडियो में जब कहा था कि अगर इसका एक्सेलरेशन ए नोट इतना हुआ कि ये पीछे जाते हुए दिखेगा, इसके रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, कार के रेस्पेक्ट में, अगर ये कार के रेस्पेक्ट में ये एम मास अगर पीछे जाते हुए दिखे, तो मेरे दोस्त ने पूछा सर यार फ्रिक्शन भी तो आ सकता है। भैया फ्रिक्शन मैंने कहा था 2-3 बार, मैंने स्ट्रेस दिया था कि स्मूथ हो स्मूथ हो। स्मूथ पता है किस लिए बोला था, कि हल्का सा भी एक्सेलरेशन होगा तो पीछे जाने लगेगा। भैया कितना भी रफ ले लो, अगर रफ हुआ भी और फ्रिक्शन आया भी, तो फ्रिक्शन की वजह से आगे एक्सेलरेट करेगा, पीछे नहीं, और फ्रिक्शन आगे आएगा। देखो कहानी, अगर फ्रिक्शन होगा भी तब आपके पास आगे एक्सेलरेट करेगा। मैंने स्मूथ इसलिए ले लिया था कि हल्का सा भी एक्सेलरेशन आया तो अपने आप के पीछे भाग जाएगा, ठीक है। एनीवे, अब क्या होगा, जैसे मान लो तुम इस ए नोट को बढ़ाते चलो। अब जब भाई ए नोट, इस पे तो तुम कैसे बढ़ाओगे, इस कार पे तुम कार पे धक्का मारो, उसकी वजह से आपके पास एक्सेलरेशन बढ़ रहा है, ये इंजन की तरह से, या नीचे से फोर्स आ रहे हैं, फ्रिक्शन फोर्स, उनकी वजह से इसका एक्सेलरेशन बढ़ रहा है। लेकिन इसका एक्सेलरेशन क्यों बढ़ रहा है, स्मॉल एम का? एक ही तरीका है बेटा, इसका क्या बढ़े, स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू, और ज्यादा से ज्यादा कितनी बढ़ सकती है, मैक्सिमम। बच्चन का सर उसके बाद क्या होगा बेटा, उसके बाद ये होगा, ये वाला, इस नीचे वाले कार का तो एक्सेलरेशन होगा ज्यादा। मान लीजिए एक लिमिट है 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर तक क्या रहे, दोनों साथ साथ रहे, ये कार भी और ये मास भी। अगर 4 से, ये लिमिट आ चुकी है इसकी, स्टैटिक फ्रिक्शन मैक्सिमम जब एक्ट करता है तो 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अगर तुमने इसका एक्सेलरेशन कार का और बढ़ाया इससे ज्यादा, अब इसका एक्सेलरेशन बेटा हो जाएगा 4.1, और किसका, इस मास का कितना रहेगा, 4 ही। फिर तुम्हें ऐसा साउंड होगा, देखो अर्थ के रेस्पेक्ट में तो स्मॉल मास एम आगे ही जाएगा, लेकिन ग्राउंड के, सॉरी अर्थ के रेस्पेक्ट में तो आगे ही जाएगा, लेकिन कार के रेस्पेक्ट में, किसके रेस्पेक्ट में, कार के रेस्पेक्ट में तुम्हें ये इधर एक्सेलरेट करते हुए दिखेगा। अब फंडे है, ध्यान से सुनना, अब ध्यान से सुनना, आपको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा इसमें। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में तो आगे ही जा रहा था, तो नेट फोर्स आगे ही था, और वही फोर्स था कौन सा, स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू। लेकिन जब मैं कार के रेस्पेक्ट में इसे देखता हूं तो ये पीछे जा रहा है। अब देखो नॉन इनर्शियल फ्रेम है, लेकिन अब बच्चों की आदत कैसे डेवलप हो चुकी होती है, वो ज्यादा ध्यान तो इस बात का रखते नहीं है कि इनर्शियल फ्रेम है कि नॉन इनर्शियल फ्रेम है। अब उनको क्या लगता है, अगर कोई बॉडी किसी भी फ्रेम में हो, अगर एक्सेलरेटेड है तो उस डायरेक्शन में नेट फोर्स होना चाहिए, उस डायरेक्शन में क्या होना चाहिए, नेट फोर्स। बच्चों की आदत भी ठीक है, क्योंकि यही डेवलप होता है समय के साथ, बचपन से। तो अगर आपको न्यूटन के लॉज को अगर यूजुअल फॉर्म में जैसा आप फील करते हो, अगर वैसे ही फील करते हुए चीजों को देखना है, तो आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स। अब ध्यान सुनना, अब अगर कार के रेस्पेक्ट में देखूं मैं, ध्यान से सुनना, मैं कुछ चीजों को रब कर देता हूं, इन सब चीजों को, ठीक है, ओके फाइन। ना कार के रेस्पेक्ट में अगर मैं स्मॉल एम मास को देखूं तो ये मुझे पीछे जाते हुए दिख रहा है, कुछ किसी कितने एक्सेलरेशन से, ए। और मेरी बात सुनना, ये ए नोट एक्सेलरेशन है किसका, कार का, किसके रेस्पेक्ट में, ग्राउंड। और ये ए एक्सेलरेशन किसका है, इस मास का, किसके रेस्पेक्ट में, कार या नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। अब बच्चा सोचता है कि इधर कैसे जा रहा है, तो भैया अगर इधर जा रहा होगा तो इधर कोई ना कोई फोर्स होगा। तो जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखते हो तो इधर आपको एक स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, इधर आपको क्या लगाना पड़ेगा, स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। अब मेरी बात सुनते, ये आसान हो जाएगा, इतना टिपिकल नहीं है जितना तुम समझ रहे हो ना। और वो स्यूडो फोर्स पता क्या होगा, मास इस बॉडी का स्मॉल एम मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन, ये वाला नहीं बेटा, ना 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 ना, एक्सेलरेशन किसका, जिस नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसे देख रहे हो। मैं फिर से कह रहा हूं, मास किसका, इसका, और एक्सेलरेशन ए नोट किसका, नॉन इनर्शियल फ्रेम जिसके रेस्पेक्ट में इसे देख रहे हो। बच्चे इनका सर उसके बाद क्या कर सकते हैं, उसके बाद बेटा ये कर सकते हो, ध्यान से देखना।
मेरी बात सुनना और समझना, मैं स्मॉल m को देख रहा हूं बट किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू कार। बच्चों ध्यान से सुन लेना, विद रेस्पेक्ट टू कार। तो तुम क्या करना है इस पे, किस पे? स्मॉल m पे एक्चुअल फोर्स देखना सारे, तो प्लस कौन सा देखना बेटा? स्यूडो, और इक्वल टू जो तुम लिखोगे वो मास किसका? इस ब्लॉक का। बट एक्सेलरेशन पता कौन सा लिखोगे? जो तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका देख रहे हो, जो तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में इसका देख रहे हो। नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में मास m का एक्सेलरेशन कितना है? a। ये आपके पास क्या आएगा? तरीका होगा। और बेटा इसे न्यूटन का सेकंड लॉ नहीं बोलते, इसे न्यूटन की सेकंड इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेकंड इक्वेशन। ओके फाइन, इस तरह से हम चीजों को डील करते हैं। हाँ अभी तुम्हें हो सकता है थोड़ा सा पजल लगे, लेकिन मैंने ये एग्जांपल ले लिया तो मुझे इसकी फिजिक्स बतानी जरूरी थी क्योंकि कुछ बच्चों ने डाउट्स पूछे थे। ठीक है, मैं इसको बहुत ही सिंप्लीफाइड तरीके से एक्सप्लेन कर दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। बट आपको जब नॉन इनर्शियल फ्रेम में जब चीजों से डील करते हैं तो आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ता है। आओ मैं तुम्हें और एक सिंपल सा एग्जाम्पल बता देता हूं, अगर इसमें किसी बच्चे को दिक्कत आई है तो देखो ध्यान से और समझो, और आसान सा। ये जैसे ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर क्या रखा है? एक ब्लॉक रखा है। अब बेटा इस ब्लॉक के इस सीलिंग से एक आपके पास क्या है, ध्यान सुनना, एक ही स्ट्रिंग के थ्रू एक मास m को लटका दिया। ठीक है, अब अगर ये ब्लॉक रेस्ट में रहे तब तो ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। या आप इसका थोड़ा सा आपके पास जैसे ये एक आपके पास ऐसे ट्रॉली ही ले लो। ठीक है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है। ठीक है, स्मॉल m मास है। स्मॉल m किसका है? सॉरी, दैट इज अभी यहां पे आपके पास एक ये स्मॉल m मास का ऐसे कोई मास लटका दिया। ठीक है, एक कार्ट है, कार्ट की सीलिंग से ऊपर एक स्ट्रिंग बांध के एक m मास को लटका रखा है। अब अगर ये रेस्ट में है, ये फ्लैट है बेटा सरफेस हॉरिजॉन्टल। ठीक है, ये अगर रेस्ट में है तब तो ग्राउंड भी इनर्शियल फ्रेम है और ये जो कार है ये भी क्या है? इनर्शियल फ्रेम है। कोई दिक्कत नहीं है, मास रेस्ट में क्योंकि mg डाउनवर्ड है, टेंशन ऊपर है, नेट फोर्स 0 है। ठीक है, तुम एक चीज ऑब्जर्व करना, अब घर पे कर लेना भले। क्या करो, इसको एक्सेलरेट कराओ किसी एक्सेलरेशन a0 से। अच्छा पिछले केस में तो फिर भी क्या था? सरफेस कांटेक्ट था, उसमें फ्रिक्शन आगे लग गया था, जिस डायरेक्शन में ये कर रहा था एक्सेलरेट, उसमें कोशिश की उसने एक्सेलरेट करने की। इसमें बिल्कुल ऐसा नहीं होगा, मैं गारंटी देता हूं। जिस मोमेंट पे इसका एक्सेलरेशन a0 होगा हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड डायरेक्शन में, उस मोमेंट पे जब कार के रेस्पेक्ट में देखोगे तो बेटा पीछे जाते हुए दिखेगी। ध्यान से मेरी बात सुनना, मैं और बता देता हूं। जब इसका एक्सेलरेशन आगे होगा ये पीछे जाएगा, और फिर तुम इसको रोकने की कोशिश करना। किसको? कार को। मतलब कार का एक्सेलरेशन किधर? इधर होगा। अरे इसको यूं करके रोक दो, जैसे ये कार ऐसे है, यहां है, कार को यहां से यहां रोक देना। ये कार है यहां पे, यहां से यहां, तो बेटा एक ही काम हुआ है, पहले एक्सेलरेट हुई फिर डिसेलरेट। जब तुम इधर एक्सेलरेशन देखो कार को, तब तो ये पीछे जाएगा, मतलब सूडो फोर्स इस पे इधर होगा, इस पे इस m मास से सूडो फोर्स इधर। और कितना होगा चलो बाद में बात कर देता हूं, पर सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। बिना सूडो फोर्स को तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाओगे फिजिक्स को। और मैं गारंटी देता हूं जब ये यहां से यहां तक वेलोसिटी बढ़ी और आप जब कम हो रही होगी, मतलब इसका एक्सेलरेशन बैकवर्ड है, उस मोमेंट पे ये इधर आ रहा होगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा? इधर। मतलब इस पे सूडो फोर्स किधर आएगा? इधर। मतलब ये इनर्शियल फ्रेम ग्राउंड है, उसके ऊपर ये कार, ये नॉन इनर्शियल अगर एक्सेलरेटेड, उसके अंदर कुछ है। अगर कार का एक्सेलरेशन फॉरवर्ड तो सूडो फोर्स बैकवर्ड आएगा। अरे ये पीछे जाएगा भाई, जब ये कार आगे जाएगी तो ये मास पीछे जाएगा, तो कैसे जा सकता है? अगर मैं न्यूटन की जो हमारी फीलिंग होती है लॉ की, उसके अकॉर्डिंग तो जब फोर्स आए तभी जाएगा। तो फोर्स बेटा ये पीछे जा रहा है मतलब पीछे की तरफ आएगा, लेकिन एक्चुअल का तो कोई फोर्स ही नहीं है। बच्चे कह रहे सर सूडो क्या और एक्चुअल क्या? बेटा सूडो एक्चुअल तो वो फोर्स होता है अगर किसी पे लगता है तो कोई लगाता है, एक्चुअल में है। सूडो सिर्फ वो फोर्स होते हैं जो किसी एक पर्टिकुलर नॉन इनर्शियल फ्रेम में चीजों की फिजिक्स समझने के काम आते हैं। सूडो वो फोर्स है जो नॉन इनर्शियल फ्रेम में, सूडो वो फोर्स है जो किसी नॉन, बंद कर दो, हाँ बेटा सूडो वो फोर्स है जो एक नॉन इनर्शियल फ्रेम में चीज, एक कंसेप्ट को सीखने के लिए जो सूडो फोर्स लगते हैं, जो कोई किसी पे लगाता नहीं है एक्चुअल में ना, सिर्फ नॉन इनर्शियल फ्रेम में फिजिक्स को समझने के लिए आपके पास यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो जब ये एक्सेलरेट आगे की तरफ होगी तो ये पीछे जाएगा, और जब ये एक्सेलरेट पीछे की तरफ होगी तो आगे जाएगा। जैसे ये कार, तो देखो कार तो ऐसे जाएगी, और ये मेरी यकीन मानो ये क्या जाएगा? पहले पीछे जाएगा, यहां से ये, यहां से पीछे जाएगा और फिर आगे आएगा।
तो जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेट करोगे उसके अपोजिट डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन दिखेगा। किसका? मास का। किसके रेस्पेक्ट में? कार के रेस्पेक्ट में, ग्राउंड के रेस्पेक्ट में मत देखो, इनर्शियल फ्रेम के नहीं, कार के रेस्पेक्ट में आराम से देख पाओगे। तो अगर एक्सेलरेशन आगे हो तो भैया सूडो फोर्स किधर आएगा? पीछे। और पीछे एक्सेलरेशन हो तो सूडो फोर्स किधर आएगा? आगे। आओ सब चीजें आसान करके, डरो मत, आसान हो जाएंगी चीजें, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं इसको बताता हूं तुम्हें कैसे डील करना है, ध्यान सुनना। आपके पास अभी समझने की कोशिश करना, पहले वाली चीजों में डर मत जाना, अभी से शुरू कर रहे हैं, ध्यान सुनना। एक एस बेटा इनर्शियल फ्रेम है, एक एस प्राइम फ्रेम है बेटा, ये नॉन इनर्शियल है। जैसे मैंने आपको अभी एग्जांपल बताया, भाई ग्राउंड इनर्शियल है, उसके रेस्पेक्ट में एक कार हो या ट्रेन हो, नॉन इनर्शियल तब होगी जब उसका एक्सेलरेशन होगा कुछ। मान लीजिए इसका एक्सेलरेशन ए नोट है हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड में। अब तुम एक किसको देखते हो? एक एम मास को देखते हो, एम मास को। एम मास को देखते हो, इस एम मास का एक्सेलरेशन ए है। अब ध्यान से सुनना, हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड में, बैकवर्ड किसी में भी ले सकते हो। अब समझने की कोशिश करना, एक इनर्शियल फ्रेम है, एक नॉन इनर्शियल। नॉन इनर्शियल इसलिए बोला क्योंकि इनर्शियल के रेस्पेक्ट में किसी ए नोट एक्सेलरेशन से चल रही है, और इस स्मॉल एम मास की स्टडी करनी है आपको। अब देखो ध्यान से, अब जैसे बच्चे कहते हैं सर हमें तो न्यूटन का सेकंड लॉ लगाना है, मैंने कहा लगाओ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या कहता है? एक्चुअल फोर्सेस जितने भी हैं किस पे? एम मास पे, इसी मास पे लगाना चाहते हो तो नेट फोर्स एक्चुअल इक्वल टू क्या होंगे? मास एम इंटू एक्सेलरेशन ए। किसका? बेटा इस एम मास का एक्सेलरेशन है। ये कौन सा लॉ? न्यूटन का सेकंड लॉ। लेकिन ध्यान सुनना बेटा, ये एक्सेलरेशन तो कौन सा होता है? विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। किसके रेस्पेक्ट में होता है? विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। बच्चन का सर तो एक्सेलरेशन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एम मास का कितना होगा? बेटा उसका तो फिर तरीका है। कैसे? इस एम मास का एक्सेलरेशन देखो पहले तो किसके रेस्पेक्ट में? एस प्राइम के रेस्पेक्ट में। फिर क्या एक्सेलरेशन देखो किसका? एस प्राइम का। किसके रेस्पेक्ट में? एस। तो अगर इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एम मास का एक्सेलरेशन निकालना है, वो तो बेटा कितना आएगा? ए प्लस ए नोट आएगा। इस तरीके से आपको लगाना पड़ेगा। तो बच्चन का सर हमेशा ऐसा करना पड़ेगा? मैंने कहा हमेशा ऐसा करना पड़ेगा, लेकिन मैं एक और चीज बता दूं, कई क्वेश्चन, अभी मैं क्वेश्चन भी कराऊंगा, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे अगर तुम इस तरीके से जाओगे बेटा फंस जाओगे, शाम हो जाएगी छोटे से क्वेश्चन को सोल्व करने में। अगर तुमने किसके रेस्पेक्ट में देखने की कोशिश की? इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। किसको? इस मास एम को। तो बच्चे ने कहा तो सर फिर क्या करें? बेटा तुम इस मास एम को तो देखो, मैं मना नहीं कर रहा, इस एम मास को तो देखो, बट किसके रेस्पेक्ट में देखो बेटा? इसको विद रेस्पेक्ट टू एस प्राइम देखो। बच्चे ने कहा सर एस प्राइम मतलब नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में। तो बच्चे ने कहा सर ध्यान सुनना, बच्चे ने कहा सर विद रिस्पेक्ट टू एस प्राइम तो ये एक्सेलरेटेड है। मैंने कहा है। कितना एक्सेलरेशन है? ए। तो कह रहा सर तो न्यूटन का सेकंड लॉ लग जाएगा। मैंने कहा। तो कह रहा सर एक्चुअल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। मैंने कहा एक्सेलरेशन कौन सा? सर ये नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला। नहीं बेटा नहीं, मेरी बात सुनो, ध्यान सुनना। जब तुम यहां पे m इंटू ए लिखोगे, और ये पहली बात तो न्यूटन की सेकंड इक्वेशन होगी बेटा, न्यूटन की सेकंड इक्वेशन होगी, मैं आपको समझा दूंगा क्यों। ये m तो मास है जिसको आप स्टडी करना चाहते हो। एक्सेलरेशन a कौन सा है बेटा? विद रेस्पेक्ट टू कौन सी? नॉन इनर्शियल फ्रेम। विद रेस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम है ये, ठीक है। तो बच्चन का सर ये एम ए तो लिख देंगे इधर राइट हैंड साइड में, बेटा लेफ्ट हैंड साइड में क्या होगा वो सुनो। एक्चुअल फोर्स, अगर सिर्फ एक्चुअल फोर्स लेने बेटा, वेक्टर सम ही मैं बता रहा हूं सारों का, अगर सिर्फ एक्चुअल फोर्स लोगे तब तो बेटा मास इनटू एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में लिखना पड़ेगा? इनर्शियल। लेकिन अगर ये एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में लिखना है तो आपको एक सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। आपको क्या लगाना पड़ेगा? सूडो फोर्स। समझने की कोशिश करना बेटा, इस तरीके से ये वाला एक्सेलरेशन जो देख रहे हो ना तुम, ये वाला कौन सा एक्सेलरेशन है? विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। इसको कैलकुलेट कर लोगे तो बहुत क्वेश्चंस बहुत इजीली सोल्व हो जाएंगे आपसे। मैं आपको क्वेश्चंस कराऊंगा, उसमें एहसास करा दूंगा। तो बच्चे ने कहा सर सूडो फोर्स क्या लगाएंगे? सूडो फोर्स बेटा कितना आएगा? किसको स्टडी कर रहे हो? इसको। किसके रेस्पेक्ट में? एस प्राइम के रेस्पेक्ट में। तो देखो सूडो फोर्स क्या आएगा? मास किसका? जिसको स्टडी कर रहे हो। एक्सेलरेट मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन, और एक्सेलरेशन किसका? नॉन इनर्शियल फ्रेम का, जिसके रेस्पेक्ट में स्टडी कर रहे हो। तो एम ए नॉट सूडो फोर्स है, कितना आएगा? एम और ए नॉट किसका? एक्सेलरेशन जिसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो, क्योंकि अब किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हैं हम? एस प्राइम। एंड अपोजिट टू एक्सेलरेशन मतलब माइनस, क्या आएगा? माइनस। एक्चुअल फोर्स के साथ सूडो फोर्स लगा दो,
फिर एक्चुअल प्लस सूडो इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अब जो ये एक्सेलरेशन लिखोगे ये कौन सा लिख सकते हो तुम? विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम वाला। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आपको इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में पढ़ना हो तब तो एक्चुअल फोर्स इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू कौन सा? इनर्शियल फ्रेम। लेकिन अगर तुम लिखना चाहते हो मास इनटू एक्सेलरेशन विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम, ये तरीका आपको सीखना पड़ेगा, तो आपको एक्चुअल के साथ साथ एक सूडो लगाना पड़ेगा। वो कितना होगा? मास जिसकी बात करेंगे उसकी बात, ए नोट एक्सेलरेशन ये किसका? नॉन इनर्शियल फ्रेम का, जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। और उस ए नोट अगर फॉरवर्ड है तो उसके बैकवर्ड लगेगा ये सूडो फोर्स। ऐसे आप करके अब क्वेश्चंस को क्या करोगे? सोल्व करोगे। बच्चे ने कहा सर थोड़ा थोड़ा समझ आ गया। मैंने कहा ठीक है। बच्चे ने कहा सर इसका यूज क्या होगा? आओ भैया आपको दिखाते हैं इनका यूज, आपको समझ आएगा कि मैं इतनी जद्दोजहद क्यों कर रहा हूं। होपफुली तुम जब एक दो क्वेश्चंस करोगे आपको समझ आएगा। ध्यान से सुनना बेटा, अब सुनना और समझना। मस्त क्वेश्चन है ये, बड़ा पेट सा भी क्वेश्चन आपने देखा भी होगा। मैं एक और क्वेश्चन कराऊंगा तुम्हें जो और भी अच्छा है, बट तुम अभी के लिए इसी से शुरू कर रहे हैं। अब जैसे ये एक आपके पास क्या है? लिफ्ट है। लिफ्ट है ये, लिफ्ट, और लिफ्ट वर्टिकली अपवर्ड जा रही है। कितना एक्सेलरेशन से? ए नोट से। लिफ्ट के अंदर यहां पे एक मास m है, इनिशियली रेस्ट में है। इनिशियली रेस्ट में है मतलब इनिशियली ये रेस्ट पे है, और मान लीजिए ये एंगल कितना है? थीटा। अच्छा, इनिशियली रेस्ट से इसे छोड़ा गया, लिफ्ट ऊपर जा रही है। ये स्मूथ भी ले लो। बच्चे कह रहे सर फ्रिक्शन, अरे बेटा फ्रिक्शन भी एक्सप्लेन कर देंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। स्मूथ होगा तो ये पक्का स्लाइड करेगा डाउन द इंक्लाइन। मान लो यहां से ये मान लो Q पॉइंट है, ये मान लो P पॉइंट है, और PQ की लेंथ मान लो S या L मान लो तुम। मान लो तुमसे पूछा गया कि P से, या बेटा इसे P कह लो, इस पॉइंट को Q। आपसे मान लो पूछ ली जाए कि P से Q पे पहुंचने में कितना टाइम लगेगा? कितना टाइम लगेगा P से Q पे पहुंचने में? अब देखो बच्चे दिमाग क्या लगाते हैं, ध्यान से सुनना। बच्चे दिमाग लगाते हैं कि अगर इसका एक्सेलरेशन पता लग जाए डाउन द इंक्लाइन, ओके ठीक है, इसका एक्सेलरेशन ओके फाइन, नाउ इसका एक्सेलरेशन डाउन द इंक्लाइन पता लग जाए, ठीक है, तो आप अगर आपके पास क्या है? लेंथ है भाई, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी, उसके तुम्हारे पास फॉर्मूला है। अगर तुम्हें एक्सेलरेशन a पता लग जाए तो तुम्हारी लेंथ है, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, तुम क्या निकाल सकते हो? टाइम निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो टाइम। लेकिन ध्यान से सुनना एक बात मेरी, ये तुम जो एक्सेलरेशन बोल रहे हो, ये अगर मान लो डाउन द इंक्लाइन जा रहा है, ये तो इस लिफ्ट के रेस्पेक्ट में है। ये जो L लेंथ ट्रेवल करेगा ये तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में करेगा। जैसे कोई बच्चा मान लो नॉन इनर्शियल फ्रेम कहे मैं नहीं पढ़ूंगा भैया, मैं तो सारी इनर्शियल से ही करूंगा, स्यूडो फोर्स लगाऊंगा ही नहीं, ठीक है, ये हो सकता है किसी का अप्रोच हो। तो जब अगर आप ऐसा करोगे तो आप लिफ्ट के रेस्पेक्ट में तो देखोगे नहीं, किसके रेस्पेक्ट में देखोगे? अर्थ के रेस्पेक्ट में। भाई ये ग्राउंड है कहीं, ये इनर्शियल है। तो बच्चे ने कहा मैं सूडो फोर्स नहीं लगाऊंगा, तो मैंने कहा सूडो फोर्स नहीं लगाऊंगा तो इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखो। तो कह रहा सर ठीक है, मैं इससे एक्सेलरेशन निकाल दूंगा। मैंने कहा पहली बात तो सुनो, मेरी बात सुनना ध्यान से। अर्थ के रेस्पेक्ट में ये डाउन द इंक्लाइन ऐसे जाते हुए नहीं दिखेगा बाबा, नहीं, ये ऊपर भी जा रहा है और ये ऐसे भी जा रहा है। और दूसरी बात, मान लो तुमने इसका एक्सेलरेशन निकाल लिया, किसका? स्मॉल m का, इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन निकाल लिया। तो मैं एक चीज बता देता हूं, बच्चे कह रहे सर फिर लेंथ तो पता ही है L। अरे पागल हो गए हो क्या? L लेंथ लिफ्ट के रेस्पेक्ट में ट्रेवल करेगा। अगर ग्राउंड से देखोगे तो कुछ और लेंथ ट्रेवल करेगा या P से Q पे पहुंचने में। बच्चा कह सर क्यों? अरे तो ऊपर भी तो जा रहा है। ग्राउंड के रेस्पेक्ट में ये L लेंथ ट्रेवल नहीं करेगा, और इस डायरेक्शन में नहीं भाई नहीं, ये ऊपर भी जा रहा है और इधर भी आ रहा है। फिर तुम्हें वेक्टर सम करना पड़ेगा, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट है, वेक्टर होता है ये, तुम फंस जाओगे, मेरा यकीन मानो। लेकिन अगर तुम मेरी बात मान लो छोटी सी, मैंने कहा भाई तुम किसके रेस्पेक्ट में देखो? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखो इसका एक्सेलरेशन। बच्चन का सर उससे क्या होगा? मैंने कहा मान लो, ध्यान सुनो, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में जब देखोगे तो बेटा इस डायरेक्शन में परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो एक्सेलरेशन हो नहीं सकता। अगर मैं लिफ्ट के अंदर बैठ जाऊं, यहां हूं मैं, ठीक है, लिफ्ट के रेस्पेक्ट में देखूंगा तो परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो इसका एक्सेलरेशन हो नहीं सकता, इसका पैरेलल टू द एक्सेलरेशन होगा, नॉन जीरो। अगर डाउन द इंक्लाइन लिफ्ट के रेस्पेक्ट में एक्सेलरेशन a निकाल लिया मैंने, तो लिफ्ट के रेस्पेक्ट में लेंथ कितनी चलनी है? L।
तो टाइम निकाल सकता हूं मैं। बात समझ पा रहे हो? लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कितनी लेंथ ट्रेवल करनी है, जैसे P से Q L, और लिफ्ट के रेस्पेक्ट में अगर एक्सेलरेशन मिल गया तो फिर टाइम निकाल सकता हूं इजीली। बट लिफ्ट नॉन इनर्शियल फ्रेम है, तो जब डील करोगे तो स्यूडो फोर्स लगाना पड़ेगा, याद रहे। आओ अब मैं देखो डील करते हैं इसको, ध्यान सुनना। अब स्मॉल m मास को देख रहे हैं, बट किसके रेस्पेक्ट में? विद रेस्पेक्ट टू लिफ्ट, जिसका लिफ्ट का खुद का एक्सेलरेशन a नॉट है वर्टिकल अपवर्ड में। ये कौन सी फ्रेम है, इनर्शियल की नॉन इनर्शियल? नॉन इनर्शियल। जब नॉन इनर्शियल के रेस्पेक्ट में देखते हो तो एक्चुअल के साथ साथ कौन सा फोर्स लगाना पड़ता है बेटा? स्यूडो। ध्यान से सुनना और समझना। ये m बेटा एक तो mg फोर्स आएगा, आई होप आप समझ रहे हो। धरती माने लगाया, उसके अलावा एक स्मूथ इंक्लाइन से कांटेक्ट है। स्मूथ इंक्लाइन से कांटेक्ट है तो कौन सी रिएक्शन आएगी बेटा? नॉर्मल रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन आएगी? नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन आएगी, ठीक है। अगर कांटेक्ट स्मूथ ना होता तो एक फ्रिक्शन भी आ जाता भाई, अप द इंक्लाइन, क्योंकि डाउन द इंक्लाइन मोशन कर रहा है। लेकिन अभी फ्रिक्शन नहीं लिया तो भी नॉर्मल रिएक्शन आ गई इधर, ठीक है। इसके अलावा कांटेक्ट का कोई फोर्स आएगा? नहीं। mg धरती माने लगाया, कांटेक्ट का फोर्स आ गया, नॉर्मल रिएक्शन। बच्चा कह रहा है सर स्ट्रिंग, बेटा मेरे ख्याल से सब बच्चे समझ रहे हैं, स्ट्रिंग मास पे फोर्स नहीं लगाएगी, स्ट्रिंग लिफ्ट पे फोर्स लगाएगी, वो लगा रही है। अदरवाइज तो तुम कभी भी जब लिफ्ट में जाते, हम लिफ्ट में जब भी ट्रेवल करते तो हमेशा ऊपर वाली जो स्ट्रिंग हो हम पे फोर्स लगाती, हम पे लगाती है। कभी कभी फील हुआ स्ट्रिंग है भी ऊपर तो हम पे नहीं फोर्स लगाएगी, लिफ्ट के अंदर वाले पार्ट पे नहीं, लिफ्ट पे लगाएगी। इसके अलावा कोई बच्चे ने कोई पूछा सर कोई फोर्स आएगा? आएगा। अगर तुम विद रिस्पेक्ट टू लिफ्ट देखना चाहते हो तो एक आपको सूडो फोर्स लगाना पड़ेगा। बच्चे ने कहा सर कितना? मैंने कहा किसको देख रहे हो पहले ये बताओ। बच्चे कह रहे सर मास m को। मैंने कहा गुड, मल्टीप्लाई करो किससे? एक्सेलरेशन। और बच्चे ने कहा सर ये वाला a? मूर्ख नहीं, इस लिफ्ट वाला जिसके रिस्पेक्ट में देख रहे हो। तो कितना सूडो फोर्स आएगा? ma नोट। और वो किधर आएगा? अगर एक्सेलरेशन नॉन इनर्शियल फ्रेम का अपवर्ड है तो ये फोर्स किधर आएगा? डाउनवर्ड। तो बेटा एक सूडो फोर्स और आएगा, वो कितना आएगा? ma नोट। अब तुम जैसे न्यूटन के लॉ को फील करते थे, जो यूजुअल फॉर्म है न्यूटन के लॉज की, कि किसी डायरेक्शन में, अब तुम देखोगे नॉन इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में, बट न्यूटन के लॉ की यूजुअल फॉर्म यूज कर सकते हो। अगर किधर एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो कर सकते हो, किधर एक्सेलरेशन नॉन जीरो तो नेट फोर्स नॉन जीरो, F = m लिख सकते हो, बट इंक्लूड हो चुका है सूडो। अब देखो ध्यान सुनना, इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है बेटा? जीरो, और इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन क्या है? नॉन जीरो। और बेटा ये वाला जो एक्सेलरेशन है मैं आपको बता देता हूं, ये वाला जो एक्सेलरेशन ए है, ये ए एक्सेलरेशन इस मास m का है विद रिस्पेक्ट टू आपके पास किसके रिस्पेक्ट में बेटा? ये आपका दिस एक्सेलरेशन ए इज ऑफ मास m विद रिस्पेक्ट टू दिस लिफ्ट, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब उसके अलावा तो बहुत सिंपल सी चीजें बेटा, आई होप आपको समझ आ रहा होगा। ये एंगल कितना आएगा? थीटा। तो वैसे तुम्हें बताऊं, इस डायरेक्शन का मुझे वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूं तुम्हें। अब अगर तुम समझ पा रहे हो तो इन दोनों फोर्स का कंपोनेंट आएगा इधर, mg प्लस ma नोट साइन थीटा। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन याद रहे ये विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम नहीं है, नॉन इनर्शियल फ्रेम है। यकीन मानो इनर्शियल फ्रेम के रिस्पेक्ट में इसमें एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, बट ये नॉन इनर्शियल फ्रेम से है, तो फिर भी यूजुअल फॉर्म यूज कर सकते हो कि अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स जीरो होगा। तो इधर लिख सकते हो n नॉर्मल रिएक्शन किसके को आएगा? mg प्लस ma नोट इंटू कितना आएगा बेटा? साइन थीटा। लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं होगा, ये फर्स्ट इक्वेशन होगी। न्यूटन की कौन सी इक्वेशन है? फर्स्ट। बच्चे ने कहा सर डाउन द इंक्लाइन, वेरी गुड भाई, डाउन द इंक्लाइन का ही तो है सारा ड्रामा, सारी सीन ही किसका है? डाउन द इंक्लाइन का है। बाकी परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो कुछ ऐसी बात है ही नहीं। अच्छा डाउन द इंक्लाइन देखो, सॉरी ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स कितना आएगा? mg प्लस ma नोट का कौन सा आएगा कंपोनेंट? साइन थीटा। ये तो डाउन द इंक्लाइन कोई और फोर्स है? नहीं, mg प्लस ma नोट साइन थीटा बेटा। लेकिन आपको एक चीज पता होनी चाहिए, एक्चुअल के साथ साथ सूडो फोर्स लगा चुके हैं, एक्चुअल के साथ साथ सूडो लगा चुके हैं। तो अब मास इंटू एक्सेलरेशन जो ए लिखोगे वो विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम लिखोगे, और ये ए एक्सेलरेशन वही है किसका? मास का। किसके रिस्पेक्ट में? लिफ्ट के रिस्पेक्ट में।
ये न्यूटन की कौन सी इक्वेशन है बेटा? सेकंड इक्वेशन है। लो मत बोल देना, स्यूडो फोर्स लगा हुआ है। यहां से यार तुम्हारा एक्सेलरेशन आ गया, ये ए देखो, g प्लस ए नोट साइन थीटा इक्वल टू क्या आ गया? ए। ये एक्सेलरेशन है यार अब तुम्हारा, ठीक है। अब एक्सेलरेशन यार अब तो कर सकते हो क्वेश्चन को, ठीक है। अब लिफ्ट के रेस्पेक्ट में कितनी लेंथ चलनी है? l, और इसी डायरेक्शन का एक्सेलरेशन कितना है? a। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 0। अच्छा, एक्सेलरेशन a कितना है आपके पास? एक्सेलरेशन अगर तुम देखते हो तो g प्लस ए नोट साइन थीटा। बेटा ए नोट कॉन्स्टेंट गिवन होगा, g कॉन्स्टेंट होता है, थीटा जब एक बार इंक्लाइन बन गया तो कॉन्स्टेंट है। तो अगर एक्सेलरेशन कॉन्स्टेंट हो तो क्या मैं इक्वेशन यूज कर सकता हूं? s इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। यस। अब देखो बेटा, एक्सेलरेशन भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, तो लेंथ भी नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में। कितनी लेंथ गिवन है? l। इनिशियल वेलोसिटी क्या है बेटा? 0 हाफ a t स्क्वायर। बेटा t आ गया आपके पास 2l डिवाइडेड बाय a का स्क्वायर रूट इक्वल टू कितना आ गया? 2l डिवाइडेड बाय a कितना है बेटा? g प्लस ए नोट इंटू साइन थीटा। ये तुम देख सकते हो, इस तरह से इस क्वेश्चन को तुम कर सकते हो। ये देखो एक्सेलरेशन था g प्लस ए नोट साइन थीटा, ये g प्लस ए नोट साइन थीटा, वो जो फॉर्मूला डेवलप हुआ। ऐसे ही क्वेश्चन कर सकते हो। अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हो, मैं तुम्हें एक और प्रॉब्लम कराता हूं, तुम्हें मस्त मजा आएगा, तुम ध्यान से देखना। अब तुम्हें जैसे एक प्रॉब्लम और कराते हैं, जैसे एक ये अच्छा, तुम्हें अगर, मुझे नहीं पता तुम्हें याद है कि नहीं है, बट हम क्लास में क्वेश्चन कराते थे, आपको मैं रिकॉल करा देता हूं। एक ट्रायंगुलेटेड ब्लॉक है, ये ट्रायंगुलेटेड ब्लॉक एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे रखा है। बेटा ये देखो बिल्कुल बनेगा नहीं एग्जैक्ट, बट तुम समझ जाओ। हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस पे फ्लैट है, उस पे एक ब्लॉक रखा है, कैपिटल एम मास मान लो। इस पे एक स्मॉल एम मास का आपके पास ब्लॉक है। क्लास में क्वेश्चन कराया करते, अगर आपको याद हो तो, इस पे एक फोर्स पी लगा दो, ये मान लो कोई एंगल कितना है? थीटा, कि कुछ इतना पी फोर्स लगा दो कि ये इस पे स्लिप ना करे, ये इसको सेकंड बोल के इसको फर्स्ट। ये क्वेश्चन आसान होता था, दोनों आगे की तरफ जाने लगते थे और कर भी लेते थे। आओ जरा मस्त कॉम्प्लेक्सिटी लाएं इस क्वेश्चन के अंदर। बेटा कोई फोर्स नहीं है, कोई फोर्स नहीं है ऐसा, ध्यान सुनो, अब सुनना और समझना। सारे सरफेस स्मूथ है, इधर भी स्मूथ है, इधर भी स्मूथ है। बेटा ये भी स्मूथ, सुनना तुम दिमाग लगाना, और ये भी स्मूथ है। और मान लो यहां से इसे ड्रॉप किया गया, इनिशियली इसकी वेलोसिटी थी 0, ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है, और मान लो PQ की लेंथ कितनी गिवन है बेटा? L। तुमसे क्वेश्चन देखो, पहले तो देखो क्या हुआ। क्वेश्चन देखो, हॉरिजॉन्टल फ्लैट स्मूथ सरफेस पे एक मास m का ट्रायंगुलेटेड ब्लॉक रखा, और इस ट्रायंगुलेटेड ब्लॉक पे एक रेक्टेंगुलेटेड ब्लॉक रखा स्मॉल m मास का। कोई फोर्स नहीं था इन पे ना, एक हॉरिजॉन्टल स्मूथ सरफेस था, उस पे कैपिटल एम का ट्रायंगुलेटेड मास रखा था। मैं स्मॉल एम का मास लाया, जेंटली मैंने पुट किया इसके एंड पे और मैं हट गया। बच्चे आगे जाएगा, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा, वो क्वेश्चन नहीं है ये क्वेश्चन अलग है। तुम एक चीज बताओ, जैसे जैसे इस पे इसे रखोगे, मैंने स्मूथ किस लिए लिया? कि जिससे मोशन गारंटी से हो। बाबा रफ में हो सकता है ना, ये इधर जाए ना इधर, और ये यहीं रुक जाए, इसलिए मैंने स्मूथ लिया है, फिजिक्स समझाने के लिए। अब सुनना, अगर स्मूथ है तो बच्चे कह रहे हैं सर ये ना नीचे जाएगा। अरे बेटा तुम दिमाग के चक्षु खोलो, अपने खोलो और तुम समझ आएगा तभी तुम्हें। बच्चे ने कहा सर ये डाउन द इंक्लाइन जाएगा। अरे बेटा डाउन द इंक्लाइन तो ये जाएगा, बट इसके रिस्पेक्ट में। बच्चे कहा सर रिस्पेक्ट, अरे मूर्ख, जब ये डाउन द इंक्लाइन जाएगा तो ये वाला ना, ये वाला ब्लॉक पीछे जा रहा होगा, ये वाला ब्लॉक पीछे जा रहा होगा। कौन सा ब्लॉक? ये कैपिटल एम वाला। बच्चे कह सर ये पीछे, और अगर ये पीछे जाएगा कैपिटल एम वाला, तो जो इसके ऊपर है ये तो पीछे जा ही रहा है इसके साथ साथ। हाँ, इस कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में स्मॉल एम नीचे आ रहा है डाउन द इंक्लाइन, कितना किसी एक्सेलरेशन से। मेरी बात सुन लो भैया, समझ लो। अब अगर मान लो तुमसे पूछ लिया जाए कि P से Q L लेंथ है, और कैपिटल एम पे जो स्मॉल एम रखा, ये कितने टाइम में P से Q या L लेंथ कवर करेगा? बच्चे कह सर मैं कर दूंगा सीधा। तुम नहीं कर पाओगे मूर्ख, नहीं कर पाओगे। अब अगर बच्चा कहे सर L लेंथ चल रहा है, L लेंथ तो इसके रेस्पेक्ट में चल रहा है यार। अगर तुम ग्राउंड के रेस्पेक्ट में देखोगे तो पीछे भी आ रहा है और डाउन द इंक्लाइन भी आ रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं,
जैसे ही इसको रखोगे बच्चे ने कहा सर ये डाउन द इंक्लाइन आ रहा है, मैं तुम्हें उड़ा दूंगा। डाउन द इंक्लाइन अर्थ के रिस्पेक्ट में नहीं आ रहा है, इस कैपिटल एम के रिस्पेक्ट में आ रहा है। ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो बाबा ये पीछे भी जा रहा है और डाउन द इंक्लाइन भी आ रहा है। बच्चे ने कहा सर पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि जब ये डाउन द इंक्लाइन आएगा तो ये हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड जाएगा, और ये इसके ऊपर है तो बैकवर्ड तो आना ही पड़ेगा। हाँ, कोई बच्चा फिजिक्स की कहानियां सुनना चाहे तो मुझे इजीली एक्सप्लेन कर सकता हूं। ये इस पे नॉर्मल रिएक्शन लगाएगा और इक्वल एंड अपोजिट ये इस पे लगाएगा। किस पे? कैपिटल एम ने स्मॉल एम पे लगाया, स्मॉल एम ने कैपिटल एम पे, इक्वल होंगे मैग्नीट्यूड में, न्यूटन का थर्ड लॉ है। इस वाले का एक कंपोनेंट ये तो इसके नॉर्मल रिएक्शन से हो जाएगा, नीचे ग्राउंड से आ जाएगा, और ये वाला जो आपके पास फोर्स आएगा, ध्यान से सुन लो, नॉर्मल रिएक्शन जो किस पे? कैपिटल एम पे आई है, स्मॉल एम की वजह से, इसका ये वाला कंपोनेंट तो हो जाएगा बैलेंस, लेकिन ये हॉरिजॉन्टल वाला नहीं हो पाएगा। बच्चे कह रहे सर फ्रिक्शन में उड़ा दूंगा, मैंने इसीलिए कहा है कि ये स्मूथ है। क्या है? स्मूथ। मैंने कहा था ना फ्रिक्शन होता तो हो सकता है रुक जाए, स्मूथ इसीलिए लिया है। अब ये पक्का एक्सेलरेट करेगा, पीछे एक्सेलरेट कर रहा है, मान लो कितने एक्सेलरेशन से? ए नोट से। बच्चे कह रहे सर तो अब कैसे डील करेंगे? मैं तुम्हें फ्री एडवाइस देता हूं, स्मॉल एम को ग्राउंड से मत देखो, इसके ऊपर बैठ के देख लो, मजा आएगा, आसानी से कर पाओगे। बच्चे ने कहा सर तो कैसे डील करेंगे? आओ कराते हैं तुम्हें डील। ये आपके पास क्या है? स्मॉल एम। ध्यान सुनना और समझना। बच्चे कहें सर इसका एक्सेलरेशन निकाल ले स्मॉल एम का। मैंने कहा बिल्कुल। किसके रेस्पेक्ट में? इस कैपिटल एम के। वेरी गुड, यही मैं चाह रहा था। कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में इसका एक्सेलरेशन देखो, डाउन द इंक्लाइन होगा कितना? कोई ए, परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन तो क्या रहेगा? 0। भाई परपेंडिकुलर, अरे इस पे देखोगे बैठ के तो इसके अंदर थोड़ी घुस जाएगा ना, उड़ेगा। तो एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर टू द इंक्लाइन क्या रहेगा? 0। तो इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन बेटा 0 है, और इस डायरेक्शन में क्या है? नॉन जीरो। बट मैं आपको फिर से बता देता हूं, ये एक्सेलरेशन किसके रेस्पेक्ट में है? कैपिटल एम, जो कि एक्सेलरेटेड है। किसके रेस्पेक्ट में? ग्राउंड। कौन सी फ्रेम है ये? नॉन इनर्शियल फ्रेम। कौन सी फ्रेम है? नॉन इनर्शियल। अब तो दिमाग चल रहा होगा यार तुम्हारा। आओ अब देखते हैं जरा स्मॉल एम मास को किस तरह डील करेंगे। पहला फोर्स बेटा एक्चुअल फोर्स। देखो यार, मेहनत करोगे तो ये समझ आ जाएगा, एफर्ट तुम्हें लगाना पड़ेगा। एम जी बेटा वर्टिकली डाउनवर्ड। धरती में ये फोर्स तो पहला फोर्स लगाओ। आज खैर इसके फंडे भी मैं तुम्हारे थोड़े बदल दूंगा, ठीक है, एट द एंड। अब mg के अलावा कोई और फोर्स आएगा? यस। कौन कांटेक्ट में है? ये ब्लॉक, तो नॉर्मल रिएक्शन आएगा बेटा, ये नॉर्मल रिएक्शन। ओके, ये बेटा पैरेलल नहीं है, ब्लैक और ये आपका रेड, बट थोड़ा इतना चलता है, ठीक है। mg डाउनवर्ड, n उधर आया। बच्चे ने कहा सर कोई और फोर्स आएगा? मैंने कहा एक्चुअल फोर्स तो नहीं आएगा, लेकिन सूडो आएगा। बच्चा कह रहा सर क्यों? मूर्ख, फिर से कह रहा हूं, तुम जब नॉन इनर्शियल के फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखो सूडो तो आएगा ही आएगा। और मैं तो फिजिक्स भी समझा चुका हूं कि अगर सही में नॉन इनर्शियल फ्रेम में बैठ जाओगे तो तुम्हें महसूस होगा कि बॉडी उसके अपोजिट एक्सेलरेट कर रही है, तो उस चीज का मेरा यकीन करो। तो बच्चे ने कहा सर सूडो फोर्स कितना आएगा? मैंने कहा किसको देख रहे हो? बच्चे ने कहा सर स्मॉल एम को देख रहे हो। मैंने कहा वेरी गुड। किसके रेस्पेक्ट में देख रहे हो? कह रहा सर कैपिटल एम। मैंने कहा उसका एक्सेलरेशन कितना? कह रहा, मैं कह रहा, बच्चे कह रहा सर ए नोट। मैंने कहा स्मॉल एम जिसको देख रहे हो, जिसके रेस्पेक्ट में, वो मास मल्टीप्लाइड विद उसका एक्सेलरेशन, एक सूडो फोर्स लगा दो। बच्चे ने कहा सर किस डायरेक्शन में? मैंने कहा अगर नॉन इनर्शियल फ्रेम का एक्सेलरेशन हॉरिजॉन्टल बैकवर्ड में हो तो उसके अपोजिट, मतलब किस डायरेक्शन में? फॉरवर्ड। अगर ये फॉरवर्ड में एक्सेलरेट होती तो सूडो फोर्स बैकवर्ड आ जाता, अपवर्ड होती तो डाउनवर्ड, डाउनवर्ड होता तो अपवर्ड। मतलब मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ नॉन इनर्शियल फ्रेम अपोजिट टू एक्सेलरेशन। बैकवर्ड थी बेटा, फॉरवर्ड आ गया। बच्चे ने कहा सर कोई और फोर्स आएगा? नहीं बेटा। अब मस्त लगाओ न्यूटन की इक्वेशन, किस जिस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन फर्स्ट और इस डायरेक्शन में सेकंड। बच्चे ने कहा सर एंगल वगैरह, बेटा ये एंगल थीटा आएगा। इस डायरेक्शन की अगर मैं बात करूं वर्टिकल की, वैसे तो इस डायरेक्शन कोई है नहीं ज्यादा सीन, बट चलो अगर बात करूं न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन, तो नॉर्मल रिएक्शन इधर है, प्लस बेटा एक और, अगर तुम समझ पाते हो तो ये एंगल 90 माइनस थीटा आएगा, ये वाला एंगल ना 90 माइनस थीटा, ठीक है। तो n तो इधर है, और एक और फोर्स आएगा, कौन सा बेटा? एम ए नोट का कौन सा कंपोनेंट आएगा? कोस 90 माइनस थीटा। कोस 90 माइनस थीटा क्या होगा बेटा? साइन थीटा। एम ए नोट का इधर कंपोनेंट नॉर्मल रिएक्शन है ही, इसको बैलेंस कौन करेगा? ध्यान से देखो बेटा, एम जी का कोस थीटा, एम जी का कोस थीटा। और बेटा ये फर्स्ट इक्वेशन है न्यूटन की, फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है, ध्यान रखना इसको। बात करते हैं डाउन द इंक्लाइन, जो कि इंपॉर्टेंट हमारे लिए। एम ए नोट का इस डायरेक्शन में कोई कंपोनेंट आएगा क्या बेटा? अरे ऑफ कोर्स आएगा, ऑफ कोर्स आएगा। एम ए नोट का इस डायरेक्शन, बेटा ये सुनो, ये एम, अरे बाबा,
ये एम ए नोट इधर है, ये फोर्स हॉरिजॉन्टल फॉरवर्ड में है, इस डायरेक्शन में तो इसका कंपोनेंट लिया है एम एन एट साइन एट थीटा, इस नॉर्मल डायरेक्शन वाली डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में इसका कंपोनेंट आएगा, ठीक है। तो अगर ये 90 माइनस थीटा है, वैसे तो ये एंगल थीटा आ ही जाएगा, तुम्हें दिख ही रहा होगा। तो ये अगर एंगल थीटा हुआ तो बेटा एक तो क्या आएगा, एम ए नोट का कौन सा कंपोनेंट आएगा बेटा, कोस थीटा। आई होप आपको दिख रहा होगा, एम ए नोट का कोस थीटा कंपोनेंट आया डाउन द इंक्लाइन। एक बेटा एम जी का आएगा, कोस थीटा इधर आएगा, इधर कौन सा कंपोनेंट आएगा, एम जी साइन थीटा। आई होप आपको दिख गया होगा। मैं बेटा इस डायरेक्शन की बात कर रहा हूं जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन नॉन जीरो है। एम जी का साइन थीटा, एम ए नोट का कोस थीटा, और एम जी का कोस थीटा इधर चला गया, एम ए नोट का साइन थीटा इधर। तो इसका कोस थीटा और एम जी का साइन थीटा, ये नेट फोर्स है एक्चुअल प्लस सूडो, किसके इक्वल आएगा बेटा, ये मास m किसका बेटा, जिसको स्टडी कर रहे हो, मल्टीप्लाइड विद एन एक्सेलरेशन a, वो कौन सा एक्सेलरेशन होगा बेटा, विद रिस्पेक्ट टू नॉन इनर्शियल फ्रेम। अब ये आपके पास कौन सी इक्वेशन बनती है बेटा, न्यूटन की सेकेंड इक्वेशन। अब तो तुम्हें देखो कोई दिक्कत है नहीं, m से तो m लूज आउट कर दो। ये जो तुम्हारा a एक्सेलरेशन आया बेटा, ये किसके इक्वल आ गया, a या g साइन थीटा प्लस ए नोट कोस थीटा। तुम पूछते थे मुझसे कुछ बच्चे क्लास में, ठीक है, लो करा दिया मैंने। अब नेक्स्ट बेटा आपके पास इससे, अच्छा यहीं पे कर देते हैं, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर बोल सकते हैं। हाँ, इनिशियली बेटा जेंटली अगर छोड़ा है तो यू क्या होगा, जीरो, ये टर्म जीरो, टी क्या आएगा बेटा, ट्वाइस ऑफ एस, एस कितना है बेटा, एल बाई कितना आएगा ए, और अब एक्सेलरेशन इसी के रेस्पेक्ट में, कैपिटल एम के रेस्पेक्ट में ना, 2l डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, जी साइन थीटा प्लस कितना आ जाएगा, ए नोट कोस थीटा। ये बेटा क्वेश्चन बना आपका, ठीक है। सो देख सकते हो नॉन इनर्शियल फ्रेम से पढ़ने के काफी फायदे हैं। यहां तक तो बेटा थोड़ा मजाक था, आओ मैं तुम्हें थोड़ा फिजिक्स में पढ़ाता हूं, है ना। अब नॉन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, बच्चे का सर नॉन इनर्शियल ही तो थी अब तक। बेटा नॉन इनर्शियल थी, वो कौन सी, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में एक्सेलरेटेड है। आओ तुम्हें रोटेटिंग फ्रेम दिखाता हूं, तुम्हारा दिमाग चलेगा, तुम्हारे चक्षु खुल जाएंगे, तुम देखते रहो, और तुम्हारा ये पाप भी मिट जाएंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स वगैरह वाले। आओ जरा दिमाग चलाना, और तुम है मेरे साथ ध्यान से देखना। मैं तुम्हें पहले एक रोटेटिंग फ्रेम ली मैंने, ठीक है, ये आपके पास ये पूरी अरे यार, ओके, ओके, नॉन इनर्शियल फ्रेम आपके पास बना रहे हैं, रोटेटिंग फ्रेम बनाएंगे बेटा। एक डिस्क ले रहे हैं पहले ना, ये डिस्क, ठीक है, ये वो एक्सिस है जिसके अबाउट ये घूम रही है। बेटा इसका ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। मेरी बात सुनो बेटा, सोच समझ के ध्यान से सुनना। इसकी कैपिटल आर कोई रेडियस होगी इसकी, ठीक है, दैट्स नॉट रिक्वायर्ड एज ऑफ नाउ, बट चलो मैं बता देता हूँ यार। एक तो ये ना, ओके फाइन, नाउ ये बेटा इसकी रेडियस है कैपिटल आर। अब मेरी बात सुनना, पहली बात तो जब ये रोटेट कर रही है, इसका जेड एक्सिस यहीं की यहीं है, और ये एक्स और वाई एक दूसरे से एंगल 90 डिग्री बनाते हुए घूमते रहेंगे इस प्लेन में, इस हॉरिजॉन्टल प्लेन में। आई होप आपको सबको समझ आ रहा होगा बेटा। इस तरह के फ्रेम को आपके पास क्या बोलते हैं बेटा, नॉन इनर्शियल। बच्चन का सर क्यों, मैं प्रूव कर दूंगा बेटा, इस फ्रेम में बिना सूडो फोर्स लगाए आप चीजों की फिजिक्स एक्सप्लेन कर नहीं पाओगे। आओ मैं समझाता हूं तुम्हें। मैंने क्या लिया, ध्यान से सुनना, मैंने कुछ स्मॉल आर रेडियस पे एक मास m ले लिया, यहां पे m मास। बेटा ध्यान से देखना ये, ठीक है, फिजिक्स इसकी। ये स्मॉल m मास ना इस स्मॉल आर रेडियस में रोटेट करेगा। आई होप आपको सबको समझ आ रहा होगा। अच्छा चलो मैं डायग्राम थोड़ा ठीक बना देता हूँ,
वैसे मेरी ड्राइंग इतनी है नहीं सही, बट चलो मैं कोशिश कर लेता हूँ। ऐसे अब ओह चलो थोड़ी तो कोशिश ठीक की है मैंने। एम मास है इसका, ओह वंडरफुल। और ये इस रेडियस में घूमेगा। अच्छा तुम में से मुझे नहीं पता कितने बच्चों की बात समझ आती है, पर मैं आपको बता देता हूं ऐसा ही होगा। ये स्मूथ नहीं है, रफ सरफेस है, क्योंकि मैं इसे स्मूथ ले लूंगा फिर तुम उसकी फिजिक्स पूछोगे सर डाउट में कि सर फ्रिक्शन होता तो क्या होता। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं, मैंने पिछले जो फर्स्ट वीडियो था उसमें कहा भी था कि एक डिस्क है, इसके अंदर ग्रूव बना लो, यहाँ पे एक मास रख दो, यहां से यहां चला गया, ये यहां मिलेगा कहीं। मैंने कहा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ गया। एक बच्चा कह रहा है सर फ्रिक्शन फोर्स आएगा। मैं तुम्हें एक चीज बताऊं मूर्खो, फ्रिक्शन इस पे आएगा भी ना। मैंने कहा था स्मूथ ले लेना, इसे आटा वाटा डाल देना। तो बच्चे कुछ होते हैं अनाड़ी, कह रहे सर उससे तो सर फ्रिक्शन होता। तो मूर्खो अगर फ्रिक्शन होगा भी तो इधर होगा, इधर टुवर्ड सेंटर होगा फ्रिक्शन, टुवर्ड सेंटर होगा, अवे फ्रॉम द सेंटर नहीं होगा फ्रिक्शन। कतई मंदबुद्धि हो। चलो कोई बात नहीं, इसीलिए मैंने ये केस लिया तुम्हारे, मुझे पता था तुम्हारे दुख दर्द इससे दूर होंगे नहीं, तो इसीलिए मैंने इस केस में यही लिया है। ओके फाइन, नाउ देखो फ्री ले लिया बिल्कुल मैंने ऑब्जेक्ट, और मैंने रफ भी ले लिया। ठीक आओ मैं तुम्हें एक चीज बताता हूं इसमें होगा क्या, तुम घर पे जाके कर लेना। तुम एक डिस्क ले लेना और एक सिक्का ले लेना, ठीक है, अरे 1-2 रुपए वाले। तुम क्या करना, पहले किसी मोटर वोटर से अरेंजमेंट कर लेना, या तुम खुद से घुमा लेना। पहले तुम डिस्क को किसी हल्के से कम से ओमेगा पे घुमाना, और भी मत करना। पंखा तो होगा घर में, उसके ऊपर सिक्का रख देना यार। जब वो पंखा कम ओमेगा से घूमेगा, सिक्का गिरेगा नहीं, ये मास गिरेगा नहीं। जब ये बहुत मान लो किसी ओमेगा से घूम रहा है, होगा क्या, किसी स्टार्टिंग में जब ये एम मास रखा है तो जब बच्चे कर सर रेडियली आउटवर्ड चला जाएगा, नहीं जाएगा भाई। ओमेगा तुम थोड़ा कम रखो, मैं गारंटी देता हूं जहां इसे छोड़ोगे ना स्मॉल एम मास को, ये उसी रेडियस पे रुक के इस रोटेटिंग फ्रेम के साथ साथ सेम ओमेगा से घूमता रहेगा। मतलब रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा। ये रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में किस में रहेगा, रेस्ट में। आओ पहले तो मैं इसकी फिजिक्स बताऊं तुम्हें, ठीक है, और तुम्हें इसी में तुम्हें सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल थोड़ा समझाऊं मैं तुम्हें, थोड़ा दिमाग तुम्हारा चले। देखना ध्यान से मैं कैसे बता रहा हूं ये, और मैं इस चीज की गारंटी लेता हूं जो मैं फिजिक्स कह रहा हूं कि अगर तुम कम ओमेगा से घुमाओगे, एक लिमिटिंग ओमेगा भी होगा, वो भी बता दूंगा मैं कितना होना चाहिए, लेकिन मैं तुम्हें गारंटी देता हूं हॉरिजॉन्टल डिस्क फ्रेम में, इसका सरफेस हॉरिजॉन्टल फ्रेम में हो डिस्क का, तुम एक स्मॉल एम मास रखो, फ्रिक्शन सफिशिएंट हो, तो एक ओमेगा ऐसी होगी जिस पे वर्ज पे होगा मोशन के, और उससे कम ओमेगा पे किसी भी, उससे कुछ कम है ओमेगा, उससे किसी भी कम ओमेगा पे घुमाओ, ये मस्त रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहते हुए मस्त ये ओमेगा से घूमता रहेगा। आओ मैं तुम्हें पहले किसके रेस्पेक्ट में दिखाता हूं, अर्थ। अर्थ कैसी फ्रेम है, इनर्शियल है, ठीक है, इनर्शियल। बच्चे का सर मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में, देखो मैं दिखाना ही अर्थ के रेस्पेक्ट में जा रहा हूं यार, विद रेस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम। ध्यान से देखना। बच्चे कह रहा सर किसको स्टडी करेंगे, मैंने कहा स्मॉल एम को स्टडी कराता हूं। ध्यान सुनना। बच्चन कहा सर स्मॉल एम पे, मैंने कहा स्मॉल एम का देखो हालत क्या है, ध्यान सुनना। स्मॉल एम अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहे हो तो एक स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में, स्मॉल आर के रेडियस के सर्कल में सर्कुलर मोशन में है। बच्चन का सर ओके, मैंने कहा मान लो किसी इंस्टेंट पे यहां है वो मास, यहां पे, तो स्मॉल एम मास यहां है, तो ये आपके पास किस में है, कहीं पे भी देख लो, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, मस्त सर्कुलर मोशन में है। भाई अर्थ से देखा ना, तो जब अर्थ से देखा तो नॉन इनर्शियल फ्रेम से थोड़ी देख रहे हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहे हैं, तो अर्थ के रेस्पेक्ट में तो भैया आर, स्मॉल आर रेडियस के सर्कल में घूम रहा था ये, और ओमेगा कांस्टेंट है। तो बच्चन कहा सर, मैंने कहा ये तुम्हारा समझ लो, ये स्मॉल एम मास मस्त सर्कुलर मोशन में है। तो बच्चन कहा सर सर्कुलर अगर मोशन में है तो टुवर्ड सेंटर एक रेडियल एक्सेलरेशन भी होगा। मैंने कहा एग्जैक्टली होगा, बिल्कुल होगा। ओमेगा कांस्टेंट था अल्फा 0, और रेडियल एक्सेलरेशन मैंने तुम्हें बताया हुआ है भाई। अरे यार अर्थ के रेस्पेक्ट में देखो कि तो सर्कुलर मोशन है, हाँ मैं मानता हूं इस डिस्क के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, लेकिन अर्थ के रेस्पेक्ट में देख रहा हूं
न्यूटन के यूजुअल जो न्यूटन के इनर्शियल फ्रेम में जो फंडे मैंने सिखाए हुए हैं, अर्थ के रेस्पेक्ट में देखा तो इसका रेडियल एक्सेलरेशन आएगा ही आएगा, बिकॉज अदरवाइज तो कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में हो नहीं सकती। बच्चे ने कहा सर एक्सेलरेशन तो तब आएगा जब कोई ना कोई फोर्स होगा। मैंने कहा एग्जैक्टली मैं यही सुनना चाह रहा था। तो बच्चे कहा सर इधर कौन सा फोर्स आ रहा है? अरे बेटा फ्रिक्शन फोर्स आ रहा है इधर। कौन सा फोर्स आ रहा है? फ्रिक्शन। तो देखो मुझे बेटर इसमें थोड़े चेंजेस ले आने चाहिए एक्चुअली। ये इस पे स्टैटिक फ्रिक्शन फोर्स आ रहा होगा, इस डायरेक्शन में इसका क्या होगा? एक्सेलरेशन। तो मैं देखो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या लिखूंगा? Fs इज द ओनली फोर्स। बच्चे ने कहा सर mg नहीं आएगा क्या? बाबा पहली बात तो हॉरिजॉन्टल फ्रेम है, हॉरिजॉन्टल प्लेन है, ये वाला हॉरिजॉन्टल प्लेन है। जो इसके जो mg आएगा ना बेटा वो वर्टिकली डाउनवर्ड आएगा और नॉर्मल डायरेक्शन अपवर्ड आएगा। उसी नॉर्मल डायरेक्शन की वजह से फ्रिक्शन आ रहा है। हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहां रखा है मास, mg डाउनवर्ड है n अपवर्ड है, उनका सीन नहीं है। हॉरिजॉन्टल प्लेन में है ये, तो सिर्फ Fs ही आएगा। तो बच्चन का सर क्या एक्चुअल यही फोर्स है? मैंने कहा यही फोर्स है। तो यही फोर्स कौन सा हो गया? रिजल्टेंट फोर्स। किस डायरेक्शन में? सेंट्रीपिटल या रेडियली इनवर्ड? अरे जैसे अपवर्ड को अपवर्ड बोलते हो, डाउनवर्ड को डाउनवर्ड, ऐसे रेडियली इनवर्ड को सेंट्रीपिटल बोलते हैं, रेडियली आउटवर्ड को सेंट्रीफ्यूगल बोलते हैं। तो Fs एक अकेला फोर्स है। तो बच्चन का सर यही फोर्स है, तो ये किसके इक्वल होगा? मैंने कहा मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन। बच्चन का सर ये एक्सेलरेशन कौन सा है? विद रिस्पेक्ट टू इनर्शियल फ्रेम है। तो ये न्यूटन का कौन सा लॉ है? सेकंड लॉ। मेरी बात सुनना तुम्हें ध्यान से। Fs, और सब बच्चों को मुझे नहीं पता है कि नहीं पता होना चाहिए, एक्सेलरेशन AR r ओमेगा स्क्वायर आएगा। और मैं तुम्हें न्यूटन का सेकंड लॉ है, और ये mr ओमेगा स्क्वायर ये फोर्स नहीं होता मूर्खो, ये है फोर्स। तो ये फोर्स मैग्नीट्यूड में mr ओमेगा स्क्वायर के इक्वल है। फोर्स किसके इक्वल है? मैग्नीट्यूड में mr ओमेगा स्क्वायर। और इस फोर्स को बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या बोलते हैं? सेंट्रीपिटल फोर्स। ये जो फोर्स है बच्चन का सर सेंट्रीपिटल फोर्स। मेरी बात सुनो, कोई बॉडी जब सर्कुलर मोशन में हो ना तो उस पर कोई नया फोर्स नहीं आता सेंट्रीपिटल फोर्स ना। अरे वही जो बताया हुआ है, mg, नॉर्मल रिएक्शन, फ्रिक्शन, टेंशन, स्प्रिंग फोर्स, इन्हीं सब का जो रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में फोर्स आता है उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। यार मूर्ख, कुछ बच्चों को तो लगता है जब बॉडी सर्कुलर मोशन में तो एक नया ही फोर्स आ जाता है सेंट्रीपिटल। अरे सेंट्रीपिटल तो डायरेक्शन है। अच्छा, जब तो नॉर्मल रिएक्शन को हम बोलते हैं कि जैसे मान लो फ्लैट सरफेस है हॉरिजॉन्टल, तो बोलते हैं नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है। तो अपवर्ड कोई नया फोर्स थोड़ी आ गया, नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड है। इसी तरह ये Fs किस डायरेक्शन में है? सेंट्रीपिटल डायरेक्शन में है, और कोई फोर्स है नहीं, तो यही नेट सेंट्रीपिटल फोर्स हो गया। अरे सेंट्रीपिटल मतलब रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में। तो ऐसे भी नहीं समझो तो मंदबुद्धि ऐसे समझ लो कि कोई नया फोर्स नहीं आता सेंट्रीपिटल फोर्स ना। एक्चुअल फोर्सेस का जो रिजल्टेंट होता है रेडियली इनवर्ट डायरेक्शन में उसे बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स। कोई नया फोर्स नहीं है। ये mr ओमेगा स्क्वायर की इक्वल है। Fs जो ये स्टैटिक फ्रिक्शन है, ये इस m मास के बॉडी या पार्टिकल को एक्सेलरेशन देता रहेगा, मस्त घूमता रहेगा। अब सुन ना तुम मेरी फिजिक्स, तुम ओमेगा बढ़ाओ, भाई बढ़ाने लग जाओ किसी से। अब ये मास यही है तो r तो वही है, मतलब सर्कुलर मोशन में घूम रहा है लेकिन r वही है और मास भी वही है। अब ये बताओ ओमेगा बढ़ेगा तो mr ओमेगा स्क्वायर बढ़ेगा। ये तभी बढ़ सकता है जब Fs बढ़े। हाँ बच्चन का सर Fs कैसे बढ़ेगा? स्टैटिक फ्रिक्शन है, जीरो से मैक्सिमम तक जा सकता है। बेटा ओमेगा बढ़ता रहा, एक लिमिट आ गई क्या कि स्टैटिक फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू के, इसे Fs मत लिखो, इसे Fs मैक्स लिख दो। उस मोमेंट पे इसे ओमेगा मैक्स लिख सकते हो। उस कंडीशन में ये वर्ज ऑफ मोशन पे होगा। उससे ज्यादा अगर तुमने ओमेगा किया तो ये बेटा रेडियली आउटवर्ड जाएगा, और रेडियली आउटवर्ड जाएगा। अगर इसमें मोशन हुआ रेडियली आउटवर्ड तो फिर इसमें कोरियोलिस भी आएगा। मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, ठीक है। तो ये जो ओमेगा है ये लेस देन ओमेगा मैक्सिमम है, तो मस्त घूम रहा है। मोर देन ओमेगा मैक्सिमम की कहानी अलग होगी। अब सुनो, ये जो मैंने फिजिक्स पढ़ाई तुम्हें, सारी फिजिक्स बेटा यहां से मैं रब कर रहा हूं एक पल के लिए, ध्यान से सुनना। मैंने तो आराम से क्लियर किया है ये सारा फंडा कि ये क्या है और क्या नहीं है, ठीक है। सेंट्रीपिटल क्या है, आओ मैं तुम्हें इस m मास की स्टडी कराता हूं। किसके रेस्पेक्ट? विद रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। बेटा मस्त मजा आ जाएगा, ध्यान सुनना। विद रेस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम। अच्छा, इनर्शियल फ्रेम का एक रिजल्ट था वो मैं लिख देता हूं। Fs किसके को आ गया था? mr ओमेगा स्क्वायर। ये फोर्स था, उसने ये एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया। ये सब बात की बात है, मैथमेटिकली ये रिलेशन आ गया था। विद रिस्पेक्ट टू रोटेटिंग फ्रेम बेटा नॉन इनर्शियल। खैर अभी प्रूव भी कर दूंगा। बच्चन का सर कैसे? तुम एक चीज बताओ,
नॉन इनर्शियल फ्रेम मतलब रोटेटिंग फ्रेम, रोटेटिंग फ्रेम के ऊपर बैठ गया मैं, तब तो ये मास रेस्ट में ही दिखेगा ना। अरे यार एक डिस्क है, वो घूम रही है, जितने ओमेगा से घूम रही है उतने ओमेगा से ये घूम रहा है, इसके रेस्पेक्ट में तो रेस्ट में ना। इसके जितने भी पार्टिकल कांटेक्ट में है, भाई ये मास था इसके बहुत सारे नीचे सरफेस पे पार्टिकल थे, उन पार्टिकल्स जो नीचे वाले डिस्क के पार्टिकल्स के साथ कांटेक्ट में थे उनकी रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, आपस में एक दूसरे के रेस्ट में है। तो बच्चन कहा सर रेस्ट का मतलब, मैंने कहा रेस्ट का मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। बच्चन कहा सर तो एक्सेलरेशन जीरो है, लेकिन ध्यान सुनना, अब मैं इसी ये एम मास की बात कर रहा हूं, ध्यान सुन लेना। अब तुम इस सर्कल में घूम रहा है ये, ठीक है, ये सेंटर है और यहां पे ये मास है, एम मास है इसका। और बच्चन का सर इस पे तो टुवर्ड सेंटर एक फोर्स आ रहा है, मैंने कहा आ रहा है एफ एस। अच्छा, ये एम मास का अर्थ के रेस्पेक्ट में भले ही रेडियल एक्सेलरेशन और रेडियल इनवर्ड, लेकिन अगर मैं रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में देखूं तो एक्सेलरेशन क्या है, जीरो। अगर एक्सेलरेशन जीरो है तो नेट फोर्स क्या होना चाहिए, जीरो। अब बच्चन का सर नेट फोर्स जीरो होना चाहिए, नेट फोर्स तो एफ एस है। बच्चे कह रहे अरे बेटा वो तो एक्चुअल है। दूसरा, जब तुम नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखते हो तो आप क्या लगाते हो, सूडो फोर्स लगाते हो। उस सूडो फोर्स को लगाने के बाद उसको फिजिक्स को देख पाते हो तुम। तो आप पहले देख रहे थे अर्थ के रेस्पेक्ट में, अब आप अर्थ के रेस्पेक्ट में नहीं देख रहे, अब आप देख रहे हैं डिस्क के रेस्पेक्ट में। और जब आप डिस्क के रेस्पेक्ट में देखते हो, डिस्क खुद एक्सेलरेटेड है, वो रोटेटिंग फ्रेम है, वो नॉन इनर्शियल फ्रेम है। तो जब आप डिस्क से देख रहे हो, पहले तो आप उस पर एक सूडो फोर्स लगाओ। बच्चन का सर क्या बेटा, आगे थोड़ी देर पहले मैंने बताया था एम मास, उसका एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में ए आर होगा, तो इस पे एक सूडो फोर्स आएगा, ध्यान से सुनना। वो सूडो फोर्स बेटा रेडियली आउटवर्ड आएगा, सूडो फोर्स है वो, सूडो, ध्यान सुनो, सूडो। वो किसके इक्वल होगा बेटा, एम आर जिस रेडियस पे वो घूम रहा है, आर इंटू ओमेगा स्क्वायर। बच्चन का सर अब क्या हो जाएगा, पहली बात तो बेटा इनर्शियल फ्रेम में देख रहे थे इसका एक्सेलरेशन ए आर इधर था जो कि आर ओमेगा स्क्वायर था। जब मैं नॉन इनर्शियल फ्रेम में देखता हूं तो मास मल्टीप्लाइड विद एक्सेलरेशन अपोजिट टू एक्सेलरेशन, क्योंकि जिस फ्रेम के रेस्पेक्ट में मैं देख रहा हूं तो उस फ्रेम का ए आर एक्सेलरेशन तो उसका अपोजिट एम इंटू ए आर। ये सूडो फोर्स लगा दो, अब एक्चुअल प्लस सूडो, नेट क्या आएंगे, जीरो। एक्सेलरेशन क्योंकि क्या है, जीरो। अब लिखो एफ एस। अब तुम्हें पता है नॉन इनर्शियल फ्रेम में फीलिंग कैसे आ रही है, ध्यान सुनना। नॉन इनर्शियल फ्रेम में तुम्हें यह फीलिंग है कि नेट फोर्स क्या है, जीरो, क्योंकि तभी एक्सेलरेशन क्या हो सकता है, जीरो। तो तुम्हें ऐसा महसूस होगा कि एफ एस फोर्स को किस फोर्स ने कैंसिल कर दिया, एम आर ओमेगा स्क्वायर। और ये बेटा न्यूटन की कौन सी इक्वेशन बनी, फर्स्ट इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन बनी, फर्स्ट। मैं आपको बता देता हूं, ये जो सूडो फोर्स है ये कौन सा फोर्स है बेटा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। बच्चन का सर सेंट्रीफ्यूगल क्यों, मूर्ख, क्योंकि सेंट्रीफ्यूगल डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में, सेंट्रीफ्यूगल। अब सुनो बेटा, बच्चन का सर इस फिजिक्स का क्या फायदा है। पहली बात तो मेरी बात सुनो और समझो भैया, मैं ये तुम्हें बार बार कह रहा हूं, दिमाग लगा के कोशिश करना, और तुम्हें बहुत सारे डाउट क्लियर होंगे यार। और ये इसके लिए मैंने तुम्हारे लिए बहुत मेहनत की है यार, इसका फायदा उठाना तुम। एक रोटेटिंग फ्रेम में कुछ है। अगर तुम एक चीज बताओ, रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में तो ये रेस्ट में है ना, कि अगर सेम ओमेगा से घूम रहे हैं तो भाई सेम ओमेगा से घूम रहा है तो रेस्ट में है। अगर इसमें तुम सूडो फोर्स ना, भाई अगर सेम ओमेगा से घूम रहा है, रेस्ट में है, रेस्ट में है तो एक्सेलरेशन जीरो, और एक्सेलरेशन जीरो तो नेट फोर्स जीरो होना चाहिए। लेकिन तुम अगर एक्चुअल ही फोर्स लगाते हो, ये एक्चुअल फोर्स है, सूडो ना लगाओ तब तो नेट फोर्स जीरो होंगे, तुम्हें लगाना पड़ेगा सूडो फोर्स। और वो सूडो फोर्स वही जो फिजिक्स बताई थी, और उससे रिजल्ट आ गया। और तुम देखो मैथमेटिकल रिजल्ट देख सकते हो, सेम है, ये वाला भी ये वाला भी, लेकिन फिजिक्स अलग है। यहां पता तुम क्या कहते हो, कहते हो कि ये वो फोर्स है जिसने एम मास के पार्टिकल को आर ओमेगा स्क्वायर एक्सेलरेशन दिया। यहां फिजिक्स पता क्या बोलते हो, एफ एस फोर्स को एम आर ओमेगा स्क्वायर फोर्स ने कैंसिल किया। दोनों फिजिक्स का तरीका अलग है, लेकिन नॉन इनर्शियल फ्रेम के पढ़ने का फायदा है। बच्चन का सर फायदा क्या है, सुनना और समझना बेटा। फायदा ये है कि आप मान लो ओमेगा मैक्सिमम से रन करने लगा, ध्यान से सुनना, ओमेगा कितने से रन करने लगा, ओमेगा मैक्सिमम, ये वर्ज पे आ जाएगा मोशन की, ठीक है। बच्चे ने, अगर तुम इनर्शियल फ्रेम से देखते हो तो तुम्हें सूडो फोर्स दिखेगा नहीं, और अगर सूडो फोर्स नहीं दिखेगा तो तुम्हें यह भी नहीं पता लगेगा कि ये बॉडी, भाई आपको जब इनर्शियल फ्रेम से देख रहे हो तो आपको तो सिर्फ एफ एस दिखेगा ना, और एफ एस दिखेगा किधर दिखेगा, टुवर्ड्स द सेंटर।
तो आपको ये पता ही नहीं लगेगा कि ये ब्लॉक किधर जाए। तो बच्चे ने कहा सर फिर ये आपके पास तो कैसे पता लगेगा? नॉन इनर्शियल फ्रेम से देखो। अब अगर एफएस की लिमिट आ चुकी है मैक्सिमम, एम यही है, आर मान लो यही है, लेकिन अगर ओमेगा ओमेगा मैक्सिमम से ज्यादा हुई तो रेडियली आउटवर्ड फोर्स ज्यादा हुआ कि नहीं हुआ? हुआ भाई। फोर्स किधर ज्यादा हुआ? रेडियली आउटवर्ड ज्यादा हुआ। और अगर रेडियली आउटवर्ड फोर्स ज्यादा हुआ भाई, एफएस मैक्सिमम से ज्यादा हो चुका है, तो भाई बॉडी किधर जाएगी? ये मास किधर जाएगा? रेडियली आउटवर्ड ही जाएगा। किधर जाएगा? रेडियली आउटवर्ड। आओ जरा फिजिक्स देखते हैं, ध्यान से सुनना इस वाले की। अब देखो, अगर आपका ओमेगा ओमेगा मैक्स पे, तो वर्ज ऑफ मोशन पे अगर ओमेगा ओमेगा मैक्सिमम से ज्यादा, तो आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बेटा मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप किस फ्रेम में देखोगे, नॉन इनर्शियल फ्रेम में, तो ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो जाएगा। किससे? एफएस मैक्स से। अब तुम इजीली समझा सकते हो कि नेट फोर्स नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में, अरे घूम रहे हैं दोनों सेम ओमेगा से, लेकिन अगर ओमेगा ओमेगा मैक्सिमम से ज्यादा हुई तो नेट फोर्स रेडियली आउटवर्ड ज्यादा होगा, और नेट फोर्स रेडियली आउटवर्ड होगा तो ये किधर जाएगी? कोशिश करेगा बेटा, रेडियली आउटवर्ड ही जाएगा। रेडियली आउटवर्ड ही जाएगा। अब मेरी बात सुनो, आओ वंडरफुल पॉइंट सुनना। अगर ओमेगा ओमेगा मैक्स से कम है या इक्वल है, ओमेगा मैक्सिमम किससे निकालोगे बेटा? एफएस मैक्स इक्वल टू एमआर ओमेगा स्क्वायर मैक्सिमम। एफएस मैक्सिमम कैसे निकालोगे? म्यू इनटू एन। एन किसके इक्वल होगा? एमजी, मतलब क्योंकि हॉरिजॉन्टल प्लेन है, और म्यू तुम्हें गिवन होगा। अगर ओमेगा मैक्स से कम है या इक्वल है, तब बेटा सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा, और ये ब्लॉक डिस्क के रेस्पेक्ट में कोई वेलोसिटी आपके पास नहीं करेगा, इसके पास वेलोसिटी नहीं होगी, या डिस्क के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहेगा, तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। सेंट्रीफ्यूगल बेटा एक्चुअली एक और फोर्स आने वाला है, इसलिए बता रहा हूं। लेकिन अगर ओमेगा ओमेगा मैक्स से ज्यादा हुई तो नेट फोर्स रेडियली आउटवर्ड आएगा, और अगर नेट फोर्स रेडियली आउटवर्ड आएगा तो ये मास एम ये एम मास डिस्क के रेस्पेक्ट में एक वेलोसिटी पोजेस करेगा v। अब सुनना, अगर इस मास m ने डिस्क के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी v पोजेस की रेडियली आउटवर्ड, ये रेडियली आउटवर्ड जा नहीं पाएगा। लेकिन बच्चन का सर क्यों? अगर वेलोसिटी पोजेस की, अब आएगा बेटा कोरियोलिस। अब कौन सा फोर्स आएगा? कोरियोलिस। अब देखो तुम ब्यूटी, जब तक कोई मास एक रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में रेस्ट में रहे, कोई वेलोसिटी पोजेस ना करे। मैं फिर से कह रहा हूं, किसके फ्रेम में? रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में। रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में अगर कोई वेलोसिटी ना हो, तब तक बेटा सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आएगा। अगर इसको देखना चाहोगे मास को किसके रेस्पेक्ट में? नॉन इनर्शियल। लेकिन अगर वेलोसिटी पोजेस कर ली बेटा, कौन सा आएगा? कोरियोलिस। और कोरियोलिस इसे रेडियली आउटवर्ड जाने नहीं देगा बेटा। इसका पाथ ना, इसका पाथ ये नहीं होने वाला ना बेटा, ना। इसका पाथ ये ऐसे, ये इधर से ऐसे नहीं जाएगा, ये ऐसे नहीं जाने वाला ना बेटा, ना। या यहां से यहां ऐसे नहीं जाएगा ना, ये बेटा इस तरह जाएगा। ध्यान से देखना, ये आपका ये जो पाथ डिफ्लेक्ट करवा रहा है, ये बेटा कौन सा फोर्स डिफ्लेक्ट कराता है? कोरियोलिस फोर्स। जो पाथ ये भाई जाना, तो भाई जब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ओमेगा बढ़ गया, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ज्यादा हो गया एफएस मैक्स से, तो रेडियली आउटवर्ड चला जाता। लेकिन जब ये वेलोसिटी पोजेस करेगा, कौन बेटा? ये मास, उसके बाद कौन सा आएगा? कोरियोलिस। मैं फिर से कह रहा हूं, ओमेगा ओमेगा मैक्स से कम या उसके इक्वल कोई कोरियोलिस नहीं आएगा। अगर ज्यादा हुआ तो पहले वेलोसिटी आएगी, वेलोसिटी आने के बाद वेलोसिटी है मास के किसके रेस्पेक्ट में? डिस्क के रेस्पेक्ट में, नॉन इनर्शियल, तब ये कोरियोलिस आएगा। और ये रेडियली आउटवर्ड नहीं जाने देगा, ये बेटा डिफ्लेक्ट कर देगा। ये ओमेगा अगर इधर होगी तो ये डिफ्लेक्ट करके बेटा इधर आएगा, अगर ओमेगा इधर होगी तो डिफ्लेक्ट करके उसके अपोजिट जाएगा। ठीक है, ओके फाइन। नाउ मैं इसमें एक और चीज बता देता हूं बेटा, जो टॉम वाले बच्चे हैं, कहीं कहीं सर क्रैंक एंड स्लोटेड क्विक रिटर्न है बेटा। क्रैंक एंड स्लोटेड में ना वो लिंक्स होते हैं और उनका मोशन कंस्ट्रेंड होता है, तो वो भले ही स्लोटेड बार में स्लाइड कर रहा हो, लेकिन उसके फिर भी कंस्ट्रेंट किया हुआ है। यहाँ पे ये मास कंस्ट्रेंट नहीं है इस डिस्क के ऊपर, इतना आप समझने की कोशिश करना कि इधर जाएगा इधर, ये कंस्ट्रेंट नहीं है, ये फ्री है। इस चीजों की फिजिक्स अलग है, कहीं तुम कचरा कर दो। मैंने थोरो इनको स्टडी करके तभी बता रहा हूं आपको। आओ, ये है आपको सेंट्रीफ्यूगल, और मैंने बता दिया आपके पास कोरियोलिस। और कोरियोलिस कब आता है? जब
रोटेटिंग डिस्क के रेस्पेक्ट में वेलोसिटी को एडजस्ट करता है। मैं और एक दो चीज आपको, वैसे तुम पचा नहीं पाओगे इतना, ये अच्छा कोरियोलिस तब आ रहा है सेंट्रीफ्यूगल और कोरियोलिस फोर्स से। बेटा उस कोरियोलिस फोर्स का मैग्नीट्यूड कितना होगा, वो जो रिलेटिव वेलोसिटी होगी एक्चुअली ट्वाइस ऑफ जो ये वेलोसिटी, ये कौन सी वेलोसिटी है बेटा, जो इस रोटेटिंग डिस्क के रेस्पेक्ट में इस मास के इनटू किसी इंस्टेंट पे जिस ओमेगा से घूम रहे होंगे, ये इसका एक्सेलरेशन होता है। मास से मल्टीप्लाई कर दोगे बेटा, क्या आएगा, फोर्स आएगा। ये कौन सा फोर्स है बेटा, कोरियोलिस फोर्स है, कोरियोलिस। ठीक है, डायरेक्शन वगैरह की बात रिक्वायर्ड नहीं है, कंफ्यूज हो जाओगे अननेसेसरी, कोई पॉइंट भी नहीं है, जब जहां यूज होगा वहां मैं बता दूंगा। लेकिन ये फ्री वाली बॉडी है, कंस्ट्रेंट नहीं है, उनसे थोड़ा सा अलग होता है जो थ्योरी मशीन पढ़ते हो। ठीक है, कहीं कचरा ही कर दो तो ये कोरियोलिस फोर्स आ जाएगा। लेकिन मैं तुम्हें एक और चीज बताऊं, अगर ये ओमेगा वेरी की, भाई ओमेगा मैक्स से ज्यादा तो है बट वेरी कर रही है, ओमेगा मैक्स से ज्यादा तो है बट वेरी कर रहा है, तो आपको एक और स्यूडो फोर्स लेना पड़ेगा, अदरवाइज आप मोशन को समझा नहीं पाओगे। ये है बेटा आपका कोरियोलिस और कौन सा है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आई होप आपको ये समझ आया होगा। मैं आओ तुम्हें एक जो पॉइंट बता देता हूं, जैसे इसमें किसका, साइक्लोन्स वगैरह का। साइक्लोन्स जो आपके पास है ना, अब जैसे अर्थ है आपकी, देखो अच्छा पहले तो चलो मैं तुम्हें यही बताऊं, आओ चलो आओ तुम्हें और पढ़ा देते हैं, इतनी जब बात छिड़ी है तो। अर्थ है आपकी, देखो ध्यान से, ठीक है, अर्थ को आप स्फीयर मानते हो, ठीक है तो नहीं बट मान लेते हो। और ये नॉर्थ पोल है बेटा, और ये कौन सा बेटा, साउथ पोल। मेरे ख्याल सब बच्चों को पता होगा, इस एक्सिस के बाद घूम रही है। ज्यादा उसको ज्योग्राफी वाली फिजिक्स मत जाना, मैं मैकेनिक्स का पार्ट बता रहा हूं। अब मेरी बात सुनना तुम ध्यान से, जैसे ये वाला जो मास है m, मैं तुम्हें फिजिक्स बता रहा हूं एक दो पॉइंट का, ये कैपिटल R रेडियस है, ये ओमेगा से घूम रहा है भाई, इस एक्सिस के अबाउट आपके पास घूम रही है अर्थ, ये एक स्मॉल m मास है, कितने इक्वेटर के ऊपर है। तो ये तो तुम्हें अगर समझ आता हो तो ये तो बेटा इस सर्कल में घूमेगा। लेकिन तुम मुझे एक चीज बताओ, जैसे मान लो एक मास यहां हो, यहां स्मॉल m, यही मान लो, यही चला गया, कुछ डिफरेंट मान लो, क्या फर्क पड़ता है। तुम्हें क्या लगता है कैपिटल R में ऐसे घूमेगा क्या? ये नहीं, ये इस बेटा रेडियस में घूमता है, और ये स्मॉल r ना, ये स्मॉल r कैपिटल R से कम होती है। ठीक है, अच्छा चलो पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं, ध्यान सुनना और समझना। अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है। बच्चे ने कहा सर आप तो कहते हैं इनर्शियल फ्रेम, बेटा आप जब इतनी फिजिक्स आ ही गई है तो एक्चुअली पढ़ लो। अर्थ नॉन इनर्शियल फ्रेम है, बिल्कुल नॉन इनर्शियल फ्रेम अर्थ। एक्चुअल में अर्थ नॉन इनर्शियल है, क्योंकि अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। और अभी बता के हटाऊं कि जब कोई चीज रोटेट करती है तो कौन सी फ्रेम है, नॉन इनर्शियल। उस केस में आपको सूडो फोर्स लगाने पड़ते हैं इसकी फिजिक्स देखने के लिए। अब यहां पे ध्यान से सुनना, अगर तुम देखते हो ध्यान से सुनना, इस पे एक सूडो फोर्स आएगा बेटा, इस पॉइंट पे कितना, mr ओमेगा स्क्वायर। और इस पे बेटा एक, मेरे ख्याल से इतना तो तुम्हारा दिमाग चलता होगा कि एक mg आएगा, m इंटू जी टुवर्ड सेंटर ना बच्चे, करो वर्टिकली आएगा। अरे मूर्ख, ये वर्टिकल धरती में है, ये धरती में है खुद। अगर अभी भी mg लगा रहा तो बेटा कुछ हो नहीं सकता, अपना हाथ खुद ही काट लो। देखो ये mg इधर आएगा, ठीक है, mr ओमेगा स्क्वायर, ये आपके पास मतलब mr ओमेगा स्क्वायर लगाना पड़ेगा आपको, ठीक है। ओके फाइन, नाउ एक्चुअली में तो अब फिजिक्स में ये हो सकता है भाई, एक सरफेस के ऊपर रखा हुआ है m मास, ऐसे समझ लो, ये m मास है, m मास ये धरती माँ के सरफेस पे रखा है, तो mg इधर है, mr ओमेगा स्क्वायर इधर है, तो बेटा एक नॉर्मल रिएक्शन n और आएगी यहाँ पे। अब देखो जनरली तो हम क्या बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, जैसे भाई इक्वेटर के ऊपर मान लो मैं क्लास लेने गया हूं, कोई क्लासरूम है, तो मैं कहता है ये तो क्या है, अर्थ है, सॉरी सरफेस है, ये मैं क्लास में यही पढ़ाया है मैंने, मैं झूठ भी नहीं बोल रहा, सच बात है ये। भाई इक्वेटर में कोई क्लासरूम है, उस क्लासरूम में मैं पहुंच गया और उसमें मैंने कहा बेटा, मैं यही पढ़ा रहा जो मैं पढ़ाता हूँ, न्यूटन का फर्स्ट लॉ, मैंने कहा बेटा ये सरफेस है, इस पे एक m मास का रखा है अर्थ का सरफेस, तो इसका मैं क्या कहता है, एक्सेलरेशन क्या है इसका, 0, तो कहता है mg डाउनवर्ड है और n क्या है, अपवर्ड है, और n को किसके इक्वल बोल देता मैं, mg को, और बोल देता न्यूटन का फर्स्ट लॉ। एक्चुअली ये रिजल्ट गलत है, बट इसमें गलती बहुत कम है, बहुत कम होती है इसमें गलती। बच्चन का असर कैसे, वो मैं बता रहा हूं। देखो अब आओ, अब तुम एक चीज बताओ, अर्थ के ऊपर कोई मास रेस्ट में है, तो पहली बात तो रोटेटिंग फ्रेम के, जैसे मैं हूं यार, अब मुझे देखो, धरती माँ है,
या जहां पे तुम भी बैठे हो, तो वहां पे मैं हूं, धरती मां पे ये रूम बना है और उस रूम के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट पे हूं। तो क्या तुम इतना समझते हो, रोटेटिंग अर्थ फ्रेम है और रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में मुझे महसूस हो रहा है कि मैं रेस्ट में हूं, लेकिन वो तो रोटेटिंग फ्रेम है ना। तो अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं किस में हूं, रेस्ट में हूं, एक रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं है मेरा। तो जब रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में तुम रेस्ट देखते हो कि एक्सेलरेशन देखते हो, वो तो तब देखते हो जब एक सूडो फोर्स लगाते हो। और वो कौन सा है, सेंट्रीफ्यूगल। बच्चन का सर कोरियलिस पे आएगा, मूर्ख। कोरियलिस तब आएगा जब मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में क्या करूंगा, मोशन। साइक्लोन तभी बनते हैं जब पहले एयर फ्लो करती है, मूर्ख। वरना तो एयर ऐसे तो रहती है, तो फिर तो हमेशा कोरियलिस आ जाए, हमेशा साइक्लोन बने रहे। अगर मैं अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में हूं, वो जो कि हूं, अरे मूर्ख, हम अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में होते हैं, एब्सोल्यूट रेस्ट नहीं। अर्थ के रेस्पेक्ट में मैं रेस्ट में हूं, तो मुझ पे पहले एक सूडो फोर्स आना चाहिए। तो ये तो गलत है। एक्चुअल में सिनारियो देखोगे तो ये है, एक्चुअल में तो क्या आएगा, नॉर्मल रिएक्शन एन और कौन सा फोर्स है, एम आर ओमेगा स्क्वायर, और ये किसके को आएगा, एम जी। ये है एक्चुअल तो, और ये न्यूटन का फर्स्ट लॉ नहीं है, फर्स्ट इक्वेशन है। और मैं तुम्हें और रीडिंग बता देता हूं, जो वेइंग मशीन की रीडिंग आती है वो एक्चुअल माइनस एम आर ओमेगा स्क्वायर आई। ये तुम्हारी रीडिंग। अरे वेइंग मशीन में वेट मेजर किया हो ना, ये रीडिंग आती है। तो बच्चन का तो फिर तो सर गलत है। अरे गलत तो है, बट ये है बहुत कम, एम आर ओमेगा स्क्वायर। बच्चन का सर कैसे, ये तो मास ब्लॉक का है जो रखा। आर और ओमेगा का सीन देखो, ओमेगा कितना है, डी थीटा बाई डी टी। ओमेगा, बच्चे का सर ओमेगा अर्थ का कैसे पता लगेगा, बेटा डूब मरोगे, ये भी ओमेगा नहीं। अरे अर्थ रोटेट करती 24 घंटे में, तो डी थीटा 24 घंटे में कितना रिवोल्यूशन है, 2 पाई, और डी टी कितना है, 24 घंटे 3600। बेटा ये बहुत कम है 1 से। अगर इसका स्क्वायर कर दोगे तो और छोटा। एक बच्चा चिल्लाया, कह रहे सर ये ना, ये आर तो सर 6400 किलोमीटर होती है। अरे बाबा मैं तुम्हें बता देता हूं, ओमेगा स्क्वायर आएगा 10⁻⁹ ऑर्डर का, 10⁻⁹ ऑर्डर का। और ये आर इवन इफ इट इज 6400 किलोमीटर, मतलब 10⁻3, तो भी बेटा एंड, ये आपके पास मेरे ख्याल से अब तुम समझ गए होगे किस ऑर्डर का आएगा ये, ठीक है। ये ओवरऑल ये क्वांटिटी लेस देन क्या आएगी, 1 आएगी, बहुत कम। ये 0.03 के अराउंड आती है, इफ आई एम नॉट श्योर अबाउट दिस। ये 0.03 के, अब तुम मास से मल्टीप्लाई भी कर लोगे, तुम मोटा मोटा ऐसा समझो, 100 किलो का अगर कोई इंसान होगा ना, तो उसका 300 ग्राम कम आएगा। 100 किलो में 300 ग्राम, वो भी इक्वेटर पे। तो इतने को बेटा हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, ये सच्चाई है। अच्छा तुम्हें और बताता हूं, जैसे यहां, खैर अब तुम और ज्यादा फिजिक्स में यार कहीं तुम फैल ना जाओ तुम जोश में आके बोल तो देते हो सर ये पढ़ा दो वो पढ़ा दो। मैं नॉन इनर्शियलिटी बता रहा हूं, इतनी कम क्यों होती है, तुम इतना समझ जाओ नॉन इनर्शियलिटी कम क्यों होती है। जैसे एम आर ओमेगा जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, ये आर ओमेगा स्क्वायर टर्म बहुत छोटी है, इसलिए नॉन इनर्शियलिटी आप इसकी नेग्लेक्ट कर देते हो। लेकिन अब तुम ध्यान से सुनना, मैं तुम्हें अगर बताऊं फिजिक्स, जैसे तुम उस पे आओ, पोल पे आओ, ये पोल पे, यहां पे है। अरे पोल पे, एग्जैक्ट पोल पे तो मास भी तो छोटा है, अर्थ के रेस्पेक्ट में तो बिल्कुल ना के बराबर ही है। अब देखो वैसे भी अगर मान लो पोल पे होती, नॉर्थ पोल पे मैं क्लास ले रहा होता, तो मैं तो यही बोलता कि आपके पास भाई ये अर्थ के रेस्पेक्ट में रेस्ट में, तो एम जी डाउनवर्ड है, एन अपवर्ड है, और क्या बोल देता मैं, एन इक्वल टू एम जी है। एक्चुअली ये बिल्कुल ठीक होता। बच्चन का सर क्यों, अरे तुम एक चीज बताओ, ये वाला पॉइंट इस सर्कल में रोटेट कर रहा है, यहां पे कोई पॉइंट होगा उस पे, लेकिन ये वाला पॉइंट तो किस पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है। अरे ये वाला तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, एक्सिस ऑफ रोटेशन पे है, मतलब आपके पास रेडियस ऑफ रोटेशन क्या है, 0। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या आ जाएगा बेटा, अरे भाई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी क्या आ जाएगा, एम आर ओमेगा स्क्वायर भी क्या आ जाएगा, 0। जब कोई सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ही नहीं है तो एम जी तो बेटा टुवर्ड सेंटर, एम जी तो किधर आएगा, टुवर्ड सेंटर आएगा। नॉर्मल एक्शन किधर आएगा बेटा, अपवर्ड, एन इक्वल टू एम जी। यहां पे ट्रू वेट आएगा, तो बेटा पोल पे आता है ट्रू वेट, पोल पे होता है ट्रू वेट, यही मेजर करते हो। अरे चाहे तो स्ट्रिंग मास से कर लो, चाहे आप इस वेइंग मशीन से कर लो, पोल पे आता है ट्रू वेट, बाकी इक्वेटर पे लीस्ट आता है। यहां से यहां तक जाते हो तो कम होते जाता है, बाद में फिर वही सेम कहानी, ठीक है। सबसे कम वेट आएगा आपका इक्वेटर पे, सबसे कम आएगा वेट आपके पास इक्वेटर पे, और सबसे ज्यादा नहीं ना,
एक्चुअल वेट जहां पे आएगा पोल पे आएगा आपका, ठीक है। बाकी हर जगह अपेरेंट वेट आता है, बट वो इतना कम है मैग्नीट्यूड में कि उस नॉन इनर्शियलिटी को आप गायब कर देते हो। इसीलिए आप बोल देते हो वो आर ओमेगा स्क्वायर मैग्नीट्यूड में कम है, इसीलिए बोल देते हो अर्थ मोर और लेस मतलब क्लोज टू इनर्शियल फ्रेम है इसलिए। लेकिन मैं तुम्हें और एक चीज, अब तुम बात छिड़ी है तो तुम्हें और बताता हूं। तुम्हें क्या लगता है, ये जो एक और चीज बताऊं तो, अगर मैं तुम्हें, अगर जैसे ये रूम है, इस रूम ये बोर्ड ही लो, ये बोर्ड ऐसे है, तुम्हें क्या लगता है ये वर्टिकल में नीचे जाते जाते जाऊंगा तो अर्थ के सेंटर पे पहुंच जाएगा ना? अर्थ के सेंटर पे नहीं पहुंचेगा। तो बच्चे कह रहे हैं सर आप तो वेट कहते हो कि टुवर्ड सेंटर ऑफ अर्थ कहते हैं, मैं क्या कहता हूं, न्यूटन ने कहा होता है ऐसा ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड सेंटर ही लगता है। तो बच्चे कह रहे हैं तो फिर ये वर्टिकल सर टुवर्ड सेंटर नहीं, नहीं भैया, ये टुवर्ड्स अपेरेंट वेट होता है। तुम्हें मैं अगर बात बताऊं, ये वर्टिकल नहीं होते, ये एब्सोल्यूट वर्टिकल इन द सेंस ये यहां के रेस्पेक्ट में वर्टिकल भले ही हो, लेकिन इनको जब नीचे जाते जाते जाओगे तो अर्थ के सेंटर पे नहीं पहुंचने वाले ना। अब देखो मैं इसे और बता देता हूं। अब जब तुम्हें यहां पे लो, जैसे ये मास यहां पे है, तुम सुन ना इसकी फिजिक्स, ये यहां पे मास है देखो इस पे आओ, मैं थोड़ा और यार ये सफाई कर, अरे यार इस वाले की फिजिक्स देखो, तुम ध्यान से देखना। पहली बात तो इस पे सेंट्रीफ्यूगल रेडियली आउटवर्ड आएगा। कुछ ऐसे मूर्ख होंगे, मैं गारंटी देता हूं, जो इस पे इधर ठोक देंगे सेंट्रीफ्यूगल। अरे इधर अगर होता फिर तो इस सर्कल में घूम रहा होता। शक्तिमान कम देखो, ये शक्तिमान नहीं चल रहा है, ये ऐसे घूम रहा होगा। आई होप आपको समझ आ रहा है। तो ये इधर नहीं आएगा ना, इधर आ जाता तब तो फिर सीन नहीं होता, वो ट्रू वर्टिकल आ जाते फिर तो तुम्हारे पास। बट एनीवे अब देखो ये, अब अगर तुम समझ पा रहे हो तो एक फोर्स mg इधर आएगा, ये तो टुवर्ड सेंटर आएगा, ये आएगा ना। अरे इस वाले की बात कर रहा हूं मैं, देखो इसको यार थोड़ा, मतलब इस पे mg इधर आएगा। अरे ये तो अर्थ का सेंटर है ना, तो mg इधर ही आएगा। ये mr ओमेगा स्क्वायर। अब बच्चे कह रहा सर नॉर्मल रिएक्शन किधर आए, तुम दिमाग लगाओ, नॉर्मल रिएक्शन किधर आए। तीन फोर्स हैं, mr ओमेगा स्क्वायर प्लस वेक्टर सम प्लस mg प्लस नॉर्मल रिएक्शन। नेट क्या आना चाहिए? जीरो। बच्चे भाई नॉन इनर्शियल फ्रेम में है ना, नेट फोर्स जीरो आएगा क्योंकि इसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में। अब बच्चे कह रहे हैं पहले इन दोनों का रिजल्टेंट निकालो। अब मुझे नहीं पता तुम्हें पता है कि नहीं, लेकिन इसको मैं ऐसे ऐड कर सकता, ये बेटा एक्चुअली में इसका मैग्नीट्यूड के रेस्पेक्ट में इसका मैग्नीट्यूड काफी कम होगा, बट चलो ऐसे लगा लो। mg इधर और ये आपके पास, एक्चुअली इनके मैग्नीट्यूड से पता लगेगा तुम्हें एक्चुअल में किस रेंज के हैं। बट एनीवे यहाँ पे मैं कुछ चीजें रब कर दूं यार, जिससे ना ये कचरा मैं और भी चीजें दिखा पाऊं। ओके अब देखो, ओके फाइन। अब देखो ये जो सेंट्रीफ्यूगल है जो मैंने दिखाया है, मैग्नीट्यूड में यार ये कम होगा, mr ओमेगा स्क्वायर मान लो इतना है, और ये mg है, इधर आएगा ये टुवर्ड्स ट्रू वर्टिकल mg। अब जैसे तुम इन दोनों का ना रिजल्टेंट निकालोगे तो तुम्हें ऐसे निकालना पड़ेगा, ये वाला इधर, इन दोनों का जो रिजल्टेंट आएगा वो ये आएगा इस डायरेक्शन में। आपका जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो इधर आएगा, इधर आएगा ये। बच्चे ने कहा सर कैसे? अरे यार इस mg का और mr ओमेगा स्क्वायर का एक रिजल्टेंट निकाल लिया मैंने, r इधर आए, इधर ये है r। तो ये जो n होगा ना, ये मैग्नीट्यूड में r के इक्वल होगा, बस अपोजिट होगा। अब ये नेट आपके पास क्या आ गया है? जीरो आ गया है। तो आपको ना, जैसे मैं अब ये, जैसे मान लो हम तो वैसे भी नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में है, मान लो ये मेरी क्लासरूम है, तो क्लासरूम देखो ये तो ट्रू वर्टिकल है, टुवर्ड्स सेंटर ऑफ, कहां पे जा रहा है? टुवर्ड्स सेंटर ऑफ अर्थ। हमारी दीवार वर्टिकल दीवार ये नहीं होती ना, हमारी दीवार वर्टिकल ये नहीं है, नहीं, हमारी दीवार इसके अलोंग है, इस एन के, ये डार्क वाली के अलोंग है, ये दिखता है हमें वर्टिकल। और दूसरा यहां पे अगर तुम देखोगे तो तुम इतना समझ गए होगे कि ये जो नॉर्मल रिएक्शन एन आएगा, ये mg और mr ओमेगा स्क्वायर का वेक्टर सम आएगा, उसके इक्वल आएगा नॉर्मल रिएक्शन। और इस नॉर्मल रिएक्शन को, ये n को ना तुम mg प्राइम बोलते हो। ये जो आपका n हुआ या इन दोनों का रिजल्टेंट जो आया, ये आपका वेट मेजर होगा। किसमें वेट मेजर होगा? ये वेइंग मशीन में। तो ये आप मेजर करते हो, ये है अर्थ की नॉन इनर्शियलिटी। आओ तुम्हें एक दो पॉइंट और बता देता हूं, चलो देखो।
आई होप आज तुमने एंजॉय किया होगा, चीजें इतनी हैं जिसमें तुम्हारा दिमाग चल रहा होगा, ठीक है। अगर मैं बात करूं किसकी, जैसे हाँ अब देखो ये तुम्हारी अर्थ है, ये अर्थ आपके पास इस एक्सिस के अबाउट आपके पास नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल, ये आपके पास क्या कर रही है, घूम रही है, ठीक। अब जैसे ये इक्वेटर है, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, ठीक है, और ये साउदर्न हेमिस्फीयर है। अब जैसे मान लो साइक्लोन्स कैसे बनते हैं, कोरियलिस की वजह से। अब जैसे अर्थ के ऊपर देखो, थोड़ी सी तुम्हें इतनी नॉलेज होनी चाहिए, एयर का एक होता है माइक्रोस्कोपिक मूवमेंट, एक होता है मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट। माइक्रोस्कोपिक से कुछ नहीं होता, माइक्रोस्कोपिक जब बल्क मूवमेंट हो, ये थर्मोडाइनमिक्स से बताया भी गया होगा। तो कोई ऐसे कह दे सर जैसे जैसे हम भी हैं, जैसे हम जब अर्थ के ऊपर मोशन करते हैं तो मतलब एक रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में हमें वेलोसिटी है, तो कोरियलिस आना चाहिए, आता है, बट वो नेग्लिजिबल होता है क्योंकि उसके रेस्पेक्ट में हमारी वेलोसिटी नहीं होती इतनी कंसिडरेबल। तो बच्चन का सर साइक्लोन कैसे बनते हैं, साइक्लोन ऐसे बनते हैं, ध्यान सुनना। पहले तो अर्थ की माइक्रो वाली एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी की बात नहीं करो जो इधर उधर, ऐसे तो एक एयर पार्टिकल मैंने बोला यहां से यहां चला गया, सारी साउंड वेव्स वगैरह, ये वाइब्रेशन वगैरह, उनकी बात नहीं कर रहे। जब मैक्रोस्कोपिक मूवमेंट होता है, बच्चे कह सर मैक्रोस्कोपिक कैसे, अरे जब आंधी चलती है वो है मैक्रोस्कोपिक, इधर से इधर गई, पता लगा तुम्हें, कुछ उठाते हुए ले गई। अब जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात करते हैं, जब नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जब आपके पास क्या है, एक लो प्रेशर जोन बनता है। लो प्रेशर जोन जहां बनता है आपके पास मोस्टली सी के पास, तो जब जहां लो प्रेशर जोन बनता है वहां पे एयर रश करती है, बल्क मूवमेंट होता है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रही है आपके पास, एक पर्टिकुलर। ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इंडिया के आपके पास कोई मान लो तुम्हारे उड़ीसा के आपके पास कोस्टल एरिया है, तब देखना ध्यान से, ये एयर इस तरह जा रही है, इस तरह रेडियली ऐसे। अब ये रेडियली जा तो रही है बट ये कोरियलिस की वजह से ऐसे मुड़ जाएगी ऐसे, और उधर से जो आपके पास आ रही है आपके पास एयर, ये ऐसे नहीं जाएगी रेडियली, ये आपके पास ऐसे घूम जाएगी। तो ये जब कोरियलिस जब ये बैंड करती हैं, इस तरह जब बैंड करती हैं, ये आपके पास क्या बनता है, साइक्लोन बनता है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में एंटी क्लॉकवाइज, और इसके जस्ट अपोजिट किसमें बन जाता है, साउदर्न हेमिस्फीयर में। तो ये था आपके पास अर्थ की नॉन इनर्शियलिटी। और मैंने देखो यार बड़े आराम से एक्सप्लेन करने की कोशिश की। अगर अर्थ के रेस्पेक्ट में हम रेस्ट में हैं, तो एक रोटेटिंग फ्रेम नॉन इनर्शियल फ्रेम के रेस्पेक्ट में है, तो हम पे एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आ रहा है जिसका मैग्नीट्यूड बहुत कम है, और किसी भी फ्रेम पे आएगा, जैसे अर्थ के, अगर अर्थ को इनर्शियल फ्रेम मान लूं, उससे एक डिस्क लगा दूं तो नॉन इनर्शियल है, उसके ऊपर अगर एक मास रखा, लेकिन वो उसके रेस्पेक्ट में रेस्ट में है, तो कौन सा आएगा, सिर्फ सेंट्रीफ्यूगल। लेकिन अगर उस रोटेटिंग फ्रेम के रेस्पेक्ट में उस मास में वेलोसिटी आ जाती है, फिर कोरियलिस आएगा आपका, ठीक है। ये सब आपके पास बताया गया। उसके बाद मैंने साइक्लोन्स वगैरह, क्योंकि अब अर्थ के नॉन इनर्शियल फ्रेम में उसके रेस्पेक्ट में एक एयर है, वो उसके बिल्कुल पास है ना, तो और वो वेलोसिटी से मूव कर रही है, तो उस पे फिर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स आता है, उसकी वजह से क्या बनते हैं, साइक्लोन। लास्ट में जाते जाते बेटा रिलेटिविटी का कैप्सूल। रिलेटिविटी में आज तुम्हें क्वेश्चन वगैरह तो मैं नहीं बताऊंगा आपके पास, क्योंकि बहुत बड़ा लेक्चर हो गया। मैं तुम्हें एक सिंपल सी बात बताता हूं, रिलेटिविटी में क्या पॉसिबल है। जैसे मान लो तुम्हारी जमीन पे, धरती मां पे, ये एक तुम्हारा रेक्टेंगल है। रेक्टेंगल कितने का बेटा, 60 मीटर इस साइड और 50 मीटर इस साइड। तुम धरती मां पे भाई एक प्लॉट है जिसका साइज क्या है, इस साइड 60 मीटर और इस साइड कितना बेटा, 50 मीटर आपने मेजर किया हुआ है। मैं आपको बता दूं, ये जो रेक्टेंगल है, मैं क्या गया, ध्यान से सुनना, एक स्पेसशिप था मैंने एक बनाया आपके पास, या मतलब एक कुछ भी समझ लो यार, हवाई जहाज मान लो, लेकिन हवाई जहाज इतनी वेलोसिटी से चल नहीं पाएंगे बेटा, बस बात ये है। लेकिन मैंने एक आपके पास स्पेसशिप बनाया। खैर आज के समय तो इतनी वेलोसिटी से मोशन नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन मेरे हिसाब से हमारे जीते जी इतनी वेलोसिटी से ट्रेवल करने लग जाएंगे। एग्जैक्ट कितनी वेलोसिटी आएगी वो रिलेटिविटी वगैरह की क्लास में बता दूंगा, लेकिन क्या पॉसिबल है वो बता रहा हूं। अगर ये आपके पास एक वेलोसिटी से चले जो कि x टाइम्स ऑफ c हो बेटा, x टाइम्स मतलब x आपके पास क्या है, ये इट शुड बी आपके पास मोर देन अराउंड आपके पास 0.3 से बेटा 0.3 से लेस देन 1 तक ही आ जाएगी कोई बीच में, ठीक है। और बच्चे कह रहे सर कैसे कैलकुलेट होती है, वो स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस वी स्क्वायर और सी स्क्वायर है, वो तुम्हारे अभी समझ आएगा नहीं, लेकिन एक तो मैं आपको बता देता हूं, इस इतनी वेलोसिटी पे भी ये जो कोई आपका स्पेस क्राफ्ट है उसके 0.3 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ लाइट भी नहीं पहुंच पाए हम। तो ये तो मैंने एक्चुअल में तो एक आपके पास रिलेटिविटी में तुम ये भी पढ़ पाओगे कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के इक्वल मोशन कर पाना पॉसिबल है नहीं, लेकिन उसके कम कोशिश कर रहे हैं हम। जैसे लार्ज ये जो आपके पास हाइड्रोन कोलाइडर वगैरह तुम ये पढ़ रहे हो, जो बड़े बड़े पार्टिकल्स को मोशन कराने की कोशिश कर रही है, यही तो कोशिश हो रही है कि वेलोसिटी ऑफ लाइट के क्लोज पहुंच पाए। लेकिन जो पॉसिबल है वो बता रहा हूं
कि एक आपके पास एक बहुत तेज वेलोसिटी स्पेसशिप जा रहा था बेटा, उससे ये पॉसिबल है कि जब तुम इसको देखोगे और प्रॉपर मेजर करोगे, तुम्हारे मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट गलत नहीं है, बिल्कुल ठीक है, तो हो सकता है इसके इसी डायरेक्शन पैरेलल आपके पास करना पड़ेगा। हो सकता है आपको कितने का दिखने लगे, ये 50 बाय 50 का क्या दिख जाए, स्क्वायर दिख जाए, क्या दिख जाए, स्क्वायर। ये बिल्कुल पॉसिबल है, मैं फिर से कह रहा हूं। इसी बेटा 60 मीटर के पैरेलल ही चलाना, कहीं किधर भी चला दो, ऐसा नहीं है, ठीक है। लेंथ कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगी, बेसिकली लेंथ क्या हो जाएगी, कॉन्ट्रैक्ट। ये बिल्कुल फैक्ट है, ये बिल्कुल प्रूव हो सकता है कि ये आपको अर्थ पे थे, आपने देखा अपने मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट से, ये रेक्टेंगल था 60 मीटर इंटू 50 मीटर का। बेटा अगर आप एक स्पेसशिप से चल रहे हो जो कि वेलोसिटी बहुत ज्यादा तेज है, ये आपको 50 मीटर का क्या दिख सकता है, स्क्वायर, और बिल्कुल उसमें कोई मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट में गलती नहीं होगी। तो ये है आपके पास रिलेटिविटी। बाकी आपको मतलब पढ़ाई करते रहिए, कुछ और भी बता देंगे। आई होप ये वर्थ होगा, ये वाला लेक्चर वर्थ होगा। मैं सबसे कहूंगा प्लीज शेयर इट, नॉट बिकॉज आपके पास कि ये भाई इसमें ज्यादा आपके पास व्यू आ जाएंगे, ऐसा कोई पर्पज नहीं है यार। पर्पज ये है, इसमें जो एक्सप्लेन किया गया है ये मोस्टली बच्चों के कंफ्यूजन होते हैं, ठीक है। नॉन इनर्शियल फ्रेम को कैसे डील करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल क्या है, सेंट्रीपिटल क्या है, कोरियोलिस क्या है, अर्थ की नॉन इनर्शियलिटी क्या है, ट्रू वेट क्यों नहीं मेजर होता, कहाँ ट्रू वेट होता है, पोल्स पे होता है, क्यों होता है, साइक्लोन्स क्यों बनते हैं, और लास्ट में ये छोटा सा कैप्सूल आपके पास रिलेटिविटी का तो मैं देता ही रहता हूं, ठीक है। अगर कुछ नेक्स्ट वीडियो बने, कुछ मैं क्वांटम फिजिक्स का बता पाया तो आपको बता दूंगा थोड़ा बहुत, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक छोटी सी बात बता देता हूं जाते जाते, क्वांटम फिजिक्स में जितने भी तुमने फंडे सीखे हुए हैं वो बिल्कुल अप्लाई नहीं होंगे। मतलब जो तुम्हारी इंट्यूशन डेवलप हुई ना अब तक, अरे जैसे 11th 12th क्लास में आपके पास 11th से आपने फिजिक्स पढ़ना शुरू किया, 11th तुम्हारा गोली, बचपन से पैदा हुए ग्रेविटी को फील किया, फिर तुम चलते हो, फिरते हो, दौड़ते हो, पीटते हो एक दूसरे को, भागते हो, कुछ भी तो तुमने किया, तुमने हमेशा जो किया है वो तुम डेवलप हुए हो फिजिक्स में, कुछ फंडे डेवलप हुए हैं, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के हैं। क्वांटम मैकेनिक्स में सब आपका बेकार हो जाएगा, आपको सब चीजें नॉन इंट्यूटिव लगेंगी, आपको एक्चुअली पचाने में ही दिक्कत होगी कि यार ऐसा हो सकता है क्या, आपको कुछ नहीं पचेगा। ये जो ग्रेविटी ऐसे ठोक देते हैं ऐसे कुछ नहीं होगा, फिर mg वाला ये फंडे नहीं लग पाएंगे तुम्हारे, ठीक है। चलो सी यू।